गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग आप लोगों को भी। यस, तो हम लोग इस समय उपनिवेशवाद वाले टॉपिक में कल लास्ट में नौ साम्राज्यवाद या नौ नौ साम्राज्यवाद के कारणों पे हमने बात की थी, याद है सभी को। और उससे पहले जो उपनिवेशवाद का पहला फेज था उसकी पूरी समझ हमने बना ली थी, किसका कहाँ कंट्रोल था, कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता था। कॉलोनी है तो एक्सप्लॉयटेशन का वही तरीका हो जो अमेरिका भारत का तरीका था। व्यापार चल रहा है तो उस पर एक अधिकार स्थापित करके वो मुनाफा, दो ही तरह का सिस्टम है, एक व्यापार से मुनाफा, एक एकाधिकार स्थापित करके मुनाफा, और एक कॉलोनी बना के मुनाफा। तीनों में क्या है, मुनाफा को सबसे ऊपर वो रखकर चल रहे हैं। प्रॉफिट जो है सबसे ऊपर चल रहा है, उसमें तीन, आखिर मुनाफा कैसे अर्न करेंगे, ये तीन तरीका मेथड होगा। नॉर्मल व्यापार, उससे जो कमा रहे हैं, एकाधिकार में कमाई बढ़ जाएगी, उपनिवेश में कमाई और अधिक हो जाएगी, कर वसूल लेंगे, जो जो चाहे वो सब कर लेंगे वहां पे, है ना। इस तरह से कमाई चल रही थी उनकी, मतलब ठीक। इसी में आगे हम लोग देखेंगे अभी कि नौ साम्राज्यवाद के कारणों की जब हम लोग कल बात कर रहे थे तो औद्योगिक क्रांति पहला कारण था, ठीक, सभी को याद हो। निवेश दूसरा कारण था, मुख्य उपनिवेशों की सुरक्षा तीसरा कारण, आक्रामक या उग्र राष्ट्रवाद कारण नंबर 4 था, सैद्धांतिक पहलू हमने लिया था 5वें नंबर पे, मिशनरियों की भूमिका हमने ली थी 6ठे नंबर पे, और एशिया अफ्रीका की परिस्थितियां ली थी हमने 7वें नंबर पे, ठीक। अब अफ्रीका का बंटवारा टॉपिक है ना। टॉपिक अब है आपका अफ्रीका का बंटवारा, ठीक। आप ये समझ लीजिए कि अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि अफ्रीका के 1875 तक अफ्रीका के केवल 10% भूभाग पर यूरोपियन देशों का नियंत्रण था। जो हमने पहले फेज में बताया था, कुछ छोटा सा इलाका इधर है या कहीं कहीं पे उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। और 1895 तक अफ्रीका के 90% भूभाग पे नियंत्रण हो गया, 10% नियंत्रण से बाहर था। और नियंत्रण से बाहर में एक चर्चा होती है लाइबेरिया की, ठीक है, और एक चर्चा होती है इथियोपिया की। दो प्रमुख थे जो नियंत्रण के बाहर, बाकी लगभग पूरे अफ्रीका पे 20 वर्षों में यूरोपीय देशों ने यूरोप में बैठकर कागज पेंसिल लेकर के डिसाइड कागज पे सब कर लिया कौन कहाँ कब्जा करे। ये अफ्रीका का बड़ा 20 वर्ष में इतने बड़े महादेश पे कब्जा कर लेना, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, मेरे ख्याल में सेकंड या थर्ड पोजीशन पे तो होगा ही होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप, है ना। और उस पर कब्जा कर लेना बहुत बड़ी बात थी। तो कैसे हुआ, क्या क्या प्रमुख बातें थी, 7 8 10 पॉइंट है जिसको हम यहाँ पे लिखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे हम। लिखिए आप पहला पॉइंट, लिखिए नौ साम्राज्यवादी चरण में नौ साम्राज्यवादी चरण में साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा, साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा अफ्रीका, साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा अफ्रीका पर, अफ्रीका पर 2 3 दशकों के भीतर, अफ्रीका पर 2 3 दशकों के भीतर नियंत्रण स्थापित किया गया। 2 3 दशकों के भीतर नियंत्रण स्थापित किया गया। दोस्तों तो ऐसा है, तुरंत दोस्त का इंतजार करके, हाँ, आओ मेरे दोस्त बैठो तुम, ठीक है। 2 3 दशकों के भीतर अफ्रीका पे नियंत्रण
स्थापित कर लिया गया। देखिए आप, अगला पॉइंट, 1870 तक, 1870 तक लगभग 10% भूभाग पर, लगभग 10% भूभाग पर साम्राज्यवादी शक्तियों का नियंत्रण था, साम्राज्यवादी शक्तियों का नियंत्रण था। और 1900 ईस्वी तक आते आते, 1900 ईस्वी तक आते आते लगभग 90% भूभाग पर, 90% भूभाग पर यूरोपीय देशों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। यूरोपीय देशों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, ब्रैकेट में, लाइबेरिया एवं इथोपिया को छोड़कर, लाइबेरिया एवं इथियोपिया को छोड़कर लाइबेरिया एवं इथियोपिया को छोड़कर अफ्रीका के लगभग सभी क्षेत्रों पर, अफ्रीका के लगभग सभी क्षेत्रों पर, ठीक है, नियंत्रण था। जब आप नक्शे पे देखेंगे, अफ्रीका के नक्शे पे, लाइबेरिया आपको इधर दिखेगा पश्चिमी तट पे, और इथोपिया ठीक अपोजिट में पूर्वी तट पे दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ठीक, लाइबेरिया आपको दिखेगा नक्शे पे, जस्ट क्लू दे दे रहा हूँ आपको मैं। इथियोपिया इधर देखेगा आपको। कल हमने कहा भी था एक बार, 2 5 10 20 बार खूब पढ़िए अफ्रीका में कौन से राष्ट्र कहाँ पे हैं, छोटे बड़े राष्ट्र, है ना। देखते देखते बहुत सारे राष्ट्रों का एक परिचय होता चला जाएगा आपको। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अपना एडवांटेज तो है कि पूरा मैप आपको देखना पड़ जाता है इसमें। ज्योग्राफी में भी शायद सभी राष्ट्रों को पढ़ने की जरूरत पढ़े या ना पढ़े, वो डिपेंड करता है सर कैसे पढ़ाते हैं आपको, लेकिन हिस्ट्री में तो लगभग आप चाहें तो उपनिवेशीकरण से तो कोई बचा ही नहीं। ठीक है, यदि हम चाह जाए पढ़ना हर एक इंफॉर्मेशन को, तो सबके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ जाए। तो ट्रेंड पढ़ना होता है कि क्या ट्रेंड था। तो एक बड़ी बात क्या लगी अफ्रीका बंटवारे में, बहुत चौंकाने वाली बात है कि 30 वर्ष के भीतर इतने बड़े भूभाग पे कब्जा कर लेना। अच्छा, अफ्रीका के लगभग 30 से 35% भूभाग पे ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। 1/3 तो ब्रिटेन ने रख लिया अफ्रीका का। पहले से बड़ा प्लेयर था और उसने दादागिरी दिखाई और कब्जा कर लिया उसने तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, अफ्रीका के बंटवारे के लिए, अफ्रीका के बंटवारे के लिए 1884-85 में बर्लिन में एक सम्मेलन बुलाया गया, बर्लिन में एक सम्मेलन बुलाया गया। बर्लिन में एक सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में अफ्रीका के बंटवारे को लेकर कुछ नियम बनाए गए। अफ्रीका के बंटवारे को लेकर कुछ नियम बनाए गए, बंटवारे को लेकर कुछ नियम बनाए गए। ठीक है, जैसे जैसे जिन राष्ट्रों का जैसे जिन राष्ट्रों का तटवर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण है, जिन राष्ट्रों का तटवर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण है,
उनका अंदरूनी क्षेत्रों पर भी, मैं समझाऊंगा इस पॉइंट को भी, लिख लीजिए आप, जिनका तटवर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण है उनका अंदरूनी क्षेत्रों पर भी नियंत्रण मान लिया जाएगा। नियंत्रण मान लिया जाएगा, ठीक है, क्षेत्रों पर भी नियंत्रण मान लिया जाएगा। इसी में अगला पॉइंट लिखें, इसके लिए आवश्यक है कि दावा करने वाले राष्ट्र के पास कुछ ठोस प्रमाण हो। दावा करने वाले राष्ट्र के पास कुछ ठोस प्रमाण हो, क्लेम करने वाले, और ठोस प्रमाण हो और नजदीक के अन्य दावेदार के साथ सहमति हो। नजदीक के अन्य दावेदार के साथ सहमति हो। ठीक है, नजदीक के अन्य दावेदार के साथ सहमति हो। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लो कोई यहां बैठा हुआ है, उसने कहा कि ये मेरा, तो क्या कोई ऐसा भी है जो कह रहा है कि ये मेरा, या इधर से कोई कह रहा हो मेरा, या इधर से कोई कह रहा हो ये मेरा? तो आपने क्लेम किया तो आपके पास ठोस प्रमाण होने चाहिए कि हाँ ये मेरा है। तो जिन जिन राष्ट्रों ने जो जो दावा किया उसने अपनी टीम को भेजा, सर्वेयर को भेजा, तो वहां से जाओ और प्रमाण लेकर के। बर्लिन सम्मेलन लंबा चला, 3-4 महीने तक चला था। उसमें कागज दिखाया जाता था, ठीक है यहां से यहां तक तुम्हारा। समझ में आ रही बात ना? नक्शा बना करके बैठ करके डिसाइड किया जा रहा है, ठीक है यहां से यहां तक, जैसे मैं हूं सामने, मेरा ये हिस्सा है तो यहां से यहां तक मेरा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया पे कब्जा अलग अलग तरीके से किया गया। भारत पर अलग तरीका, चाइना पे अलग तरीका, अमेरिका पे अलग तरीका, अफ्रीका पे अलग तरीका। उद्देश्य क्लियर है, कब्जा करना है और मुनाफा कमाना है। उद्देश्य में कोई कंफ्यूजन नहीं था। मेथड जहां जैसा सूट किया वैसा। अफ्रीका में कोई भी मजबूत राजनीतिक सरकार नहीं थी, जनजातीय समाज था। कोई भी किसी तरह का डेवलप सेट, राजनीतिक एकता नहीं है, राष्ट्रीय चेतना नहीं है। सैन्य संगठन कहने के लिए सब आदिम तरीके से ही लड़ते थे वहां पे। तो बहुत डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है, थोड़ा बहुत दक्षिण अफ्रीका डेवलप कर रहा था, है ना। तो अफ्रीका के बंटवारे के लिए बर्लिन में एक सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन में ये नियम बनाया गया कि भाई देखो, जिसका किनारे है उसका आगे भी दावा होगा, बस तुम प्रमाण दो, यदि कोई और दावेदार है तो उसके साथ तुम सहमति कर लो। कहाँ उसका होगा, कहाँ तुम्हारा होगा। अंदर अब उस पर किसी नए दावेदार क्लेम नहीं करेंगे आप। अब पहले से कौन बैठा हुआ है? पहले से बैठा हुआ है ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इवन स्पेन, हॉलैंड, ये सब बैठा। पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड की अब उतनी ताकत नहीं रह गई है, कोशिश करेंगे वो भी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, ठीक है, उतनी ताकत नहीं है। तो सबसे बड़ा हिस्सा कौन बाजी मारेगा? ब्रिटेन और फ्रांस। नियम कौन बना रहा है? बिस्मार्क। आपने देखा होगा बिस्मार्क की विदेश नीति में 78 का बर्लिन कांग्रेस, 84-85 के अफ्रीकी मुद्दे पे सम्मेलन, ये वही सम्मेलन है जो पीछे मैंने बताया था बिस्मार्क की विदेश नीति में। बिस्मार्क कह रहा है हमें उपनिवेश नहीं चाहिए। बिस्मार्क को लग रहा है कि हम बहुत बड़े समझदार हैं, ठीक है, उसे पता ही नहीं कि ब्रिटेन ने उसे मूर्ख बना दिया, ठीक है। जब बिस्मार्क यहाँ चाहता था थोड़ा फ्रांस को भी खुश रखना, मैंने तुम्हें अपमानित किया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे अकॉर्डिंग भी कुछ नियम में। बिस्मार्क इसी में खुश है कि मैं फ्रांस को अलग थलग रख रहा हूं और जर्मनी को सुरक्षित। हर व्यक्ति के सोचने का एक तरीका होता है, उसी दायरे में हो। जब तक कोई नया थॉट नहीं आए, कुछ नई परिस्थितियां नहीं आए, तब तक पता ही नहीं चलता है कि हम इस तरह से सोच रहे हैं। वो एकदम, बिस्मार्क उस दुनिया में एकदम मस्त था, अपनी दुनिया में, और यहाँ भी सफल था। जर्मनी की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, ठीक है, काफी हैप्पी है वो। इसमें कांगो का एक विशेष जिक्र होता है। जब कभी आपको किताब पढ़ने का मन करे, जैसे हमने बताया था आपको, 10th वाली किताब का पहला चैप्टर है। कांगो पे हुआ क्या था कि पहले
एक पादरी घूमते घूमते यहाँ पहुंच गए थे, लिविंगस्टोन, है ना, और वहीं पे बस गए, लोगों का ध्यान रखना शुरू किया। फिर उनके एक मित्र थे स्टेनले, वो उनको ढूंढते ढूंढते पहुंचे, तो उनको लगा यहाँ काफ़ी खनिज संसाधन है, संभावना है। उसने जाके बेल्जियम के राजा से बात किया, और बेल्जियम का राजा अपना पैसा लगा के वहाँ निवेश करने को तैयार, कब्जा करने को तैयार। ठीक, कांगो को लेकर के एक था, इस सम्मेलन में कांगो को फ्री स्टेट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, जो बर्लिन सम्मेलन हुआ था, एक इसका अलग से जिक्र मिलता है। सर्वेयर भेजा गया था सर्वे करने के लिए सब देशों में, जिसका जिसका दावा था अपना। जर्मनी शुरू में तो कहीं रेस में था ही नहीं, बिस्मार्क के हटने के बाद जर्मनी मैदान में कूदेगा यहाँ पे। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। यह अफ्रीका का एक प्रकार से, यह अफ्रीका का एक प्रकार से कागजों पर, अफ्रीका का एक प्रकार से कागजों पर या कृत्रिम तरीके से बंटवारा था। कृत्रिम तरीके से बंटवारा था। ठीक, कागजों पर या कृत्रिम तरीके से। अफ्रीका का जब आप देखेंगे ना पोजीशन, तो ज्यादातर अभी नोटिस करिएगा मैप में, तो मैक्सिमम रेखाएं आपको सीधी ही दिखेंगी, ज्यादा थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा दिखेगा आपको, है ना। कोई एक राष्ट्र है, दो राष्ट्र है, तीन राष्ट्र, ऐसे करके। अच्छा, राष्ट्र बनने का अब तक जो हमने पढ़ा उसमें फॉर्मूला क्या दिख रहा है हमें? एक क्या दिख रहा है? राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय भावना। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक। उसका आधार क्या है अधिकतम यूरोप में? भाषा। एक भाषा तो एक राष्ट्र। कहीं कहीं पे धर्म भी आधार बना है सपोर्ट में, बट भाषा मेन है। ठीक, यदि वो राष्ट्र नहीं तो उसके लिए क्या करना पड़ा? उसे आंदोलन करना पड़ा है। एक आधार हो गया। ठीक, संघर्ष, खून खराबा हुआ, आसपास के देशों से उसे मदद मिली है। कभी ना कभी उस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है और उन राष्ट्रों को मान्यता मिली है। ठीक, सीमा निर्धारण में प्रकृति भी अपना रोल हमेशा प्ले करती है। कोई पर्वत श्रृंखला हो, कोई पठार हो, कोई नदी हो, या कुछ भी, कोई ऐसा इलाका हो जिसको बाउंड्री मानने में सुविधा हो जाती है। ठीक है, उधर का हिस्सा आपका, इधर का हिस्सा हमारा। यहाँ राज्य वगैरह भी बनते हैं, उसमें सबका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो कोई भी राष्ट्र जो यूरोप में बना उभरा, जैसे कोई स्वतंत्र था, तो जनता ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा, जो कहते हैं ना हम लोग यहाँ मंदिरों में मूर्तियों की बात करते हैं हम, तो जनता ने भावनाओं के साथ प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो राष्ट्रवाद ऐसे लहर, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जो देश इस तरह के हैं, ठीक, जो किसी के अधीन था, वो भाषा के नाम पे और आंदोलन करके, आसपास के राष्ट्रों की मदद से, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से, युद्धों से, तब जाकर के वो राष्ट्र बना। पीछे इतनी सारी कहानी हमने देखी है ना, एकीकरण की भी कहानी देखी कैसे बन रहा है। ठीक है, अफ्रीका में भी राष्ट्र बनता तो क्या कोई भाषाई राष्ट्र की संभावना? तो बहुत सारी भाषाएं हैं। एक नंबर एक, प्राकृतिक आधार पे भाई, एक प्राकृतिक जोन में भी देखेंगे आप, बहुत सारी भाषा जनजातीय समाज के लोग रहते हैं। अफ्रीका में उस तरह का विचार अभी पनपा ही नहीं था। तो यूरोपीय देशों ने क्या किया? अपने फायदे के लिए, सुविधा को देखते हुए बंटवारा। इसका एक नुकसान क्या होगा कि जब अफ्रीका में भी शोषण से लोग तंग आकर के जब यूरोपियों को भगाएंगे, जागरूकता आएगी कुछ लोगों में, यूरोपियन को भगाने में कामयाब तो हो जाएंगे। कई सारा फैक्टर है, यूरोपियन कमजोर भी पड़ रहे थे, बट उनके हटने के बाद अफ्रीकी राष्ट्रों में परस्पर तनाव, क्योंकि प्राकृतिक तौर पे राष्ट्र नहीं बना। अफ्रीका में नए नए राष्ट्रों का निर्माण आज भी, कुछ साल पहले सूडान का निर्माण हुआ, नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान, कुछ ना कुछ आप देखोगे, जब नोटिस करोगे अफ्रीका में राष्ट्र कैसे कैसे बने, देखोगे तो लगातार कुछ ना कुछ डेवलपमेंट अफ्रीका में जारी। जैसे बाल्कन क्षेत्र में जारी है, वैसे अफ्रीका में भी। समझ में आ रही बात कहां से कहां ले गया मैं? क्योंकि प्राकृतिक तौर पे इवॉल्व नहीं हुआ, उनके जाने के बाद अफ्रीकी राष्ट्रों में परस्पर टकराव, एक राष्ट्र के भीतर आंतरिक संघर्ष, किसी भी महादेश की तुलना में सर्वाधिक दिखेंगे आपको अफ्रीका में। उसका एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है अफ्रीका का जो राष्ट्र निर्माण किया गया यूरोपियन देशों के द्वारा,
वो स्वाभाविक नहीं था, बल्कि वो इम्पोज था, थोपा गया था उसको। ठीक, जस्ट दिमाग के किसी कोने में आगे पीछे इसको छोड़ देना है बस, हाँ ऐसा हुआ था। इसको जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, इसलिए हमने कहा कागज पर या कृत्रिम तरीके से बंटवारा हुआ अफ्रीका। ठीक है, नेचुरल तरीका हमने बताया आपको। वैसे आजकल जमाने में कृत्रिम का रोल बढ़ गया है, लेकिन नेचुरल इंटेलिजेंस का रोल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है आजकल। ठीक, तो मूर्खता आर्टिफिशियल होनी चाहिए थी, लेकिन मूर्खता जो आजकल नेचुरल हो गई। कहीं ऐसे ही पढ़ रहा था मैं किसी अखबार में। ठीक है, इंटेलिजेंस जो है नेचुरल होना चाहिए, तो आर्टिफिशियल हो गया आज के ज़माने में। और मूर्खता जो है कृत्रिम होनी चाहिए थी, तो मूर्खता स्वाभाविक होती जा रही है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। राष्ट्र कैसे, है ना, तो ये पॉइंट बस ध्यान रखिएगा। कृत्रिम अगला पॉइंट लिखा है हमने आप। नेक्स्ट लिखें आप, लिखें कागज पर बंटवारे के बावजूद, कागज पर बंटवारे के बावजूद नियंत्रण स्थापित करने के लिए कागज पर बंटवारे के बावजूद नियंत्रण स्थापित करने के लिए स्थानीय लोगों से संघर्ष करना पड़ा, और कई अवसरों पर यूरोपीय देशों ने कठोर व्यवहार भी किया। कई अवसरों पर यूरोपीय देशों ने कठोर व्यवहार भी किया, जैसे तंजानिया एवं नामीबिया में जर्मनी के द्वारा, तंजानिया एवं नामीबिया में जर्मनी के द्वारा। ठीक है, तंजानिया एवं नामीबिया में जर्मनी के नरसंहार बेसिकली किया था जर्मनी ने वहां, जब विरोध था तो हजारों की संख्या में लोगों को उसने कत्ल का आदेश, जब विरोध ज्यादा बढ़ गया तो अलग अलग डेट पे। तो कागज पर बंटवारा का मतलब ये नहीं कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, स्थानीय लोगों से संघर्ष करना पड़ा है, सबको करना पड़ा है। जर्मन घटना उसमें थोड़ी ज्यादा क्रूर थी, तो इसका किताबों में उल्लेख ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट लिखें आप, यूरोपियन देशों में, यूरोपियन राष्ट्रों में या देशों में कई अवसरों पर, कई अवसरों पर, कई अवसरों पर इस मुद्दे को लेकर तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई। मुद्दा का मतलब था बंटवारे को लेकर, है ना, बंटवारे को लेकर तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई, जैसे सूडान के मुद्दे पर ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच में। सूडान के मुद्दे पर ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच में। ठीक है, फ्रांस को थोड़ी बुद्धि आई, फ्रांस पीछे हट गया, तो युद्ध हो सकता था। बसोदा कांड करके एक जगह है, उसका उल्लेख होता है। इसी में लिखें आप, कॉमा देखें, मोरक्को के मुद्दे पर जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। मोरक्को के मुद्दे पर जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। ठीक है, मोरक्को के मुद्दे पर जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। इसी में लिखें आप, कॉमा देखें, दक्षिण अफ्रीका में
दक्षिण अफ्रीका में जर्मनी एवं ब्रिटेन के बीच, जर्मनी एवं ब्रिटेन के बीच, ब्रैकेट में लिख लेंगे, किसी कारणवश युद्ध टल गया, किसी कारणवश युद्ध टल गया। ठीक है, किसी कारणवश युद्ध टल गया। लगता था युद्ध हो जाएगा, बट बुद्धि होती थी और फिर ये लोग युद्ध नहीं करते थे, समझौता फाइनली, बट तनाव रह जाता था। युद्ध टलने का मतलब एक को पीछे हटना पड़ रहा है, और जो कमजोर है वही पीछे हट रहा है। एक में फ्रांस पीछे हट रहा है, दो में जर्मनी पीछे हट रहा है। ठीक है, दो तीन बार जर्मनी को पीछे हटना पड़ा, तो एक बार वो सोचेगा कि चलो अब पीछे नहीं हटते हैं सर्बिया के मध्य, तो युद्ध शुरू हो जाएगा। फ्रांस ने बुद्धि समझदारी, जो ताकतवर है वो पीछे नहीं हटेगा, आज भी नहीं हटता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नियम है, जो ताकतवर है वो पीछे, आप देखिएगा कभी नोटिस करिएगा। दक्षिण चीन सागर का नाम सुना है? चाइना उस पर अपना पूरा दावा करता है ठीक ठाक, उधर से कोई भी जहाज वगैरह हो चीन से अनुमति लेके आना जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति बना दी है उसने। प्रायः किसी भी देश के जहाज को चाइना डिस्टर्ब कर देता है, रोक देता है, चेतावनी देता है। लोग लड़ते नहीं हैं कि चाइना से कौन लड़ेगा, ठीक है, गली मोहल्ले में होते नहीं कि भाई कितना भी कर लो आप, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं आस पड़ोस में। चाइना की वही स्थिति है वैश्विक परिवार में आज के रेट में। बट अमेरिकी जहाज जब उधर से जाता है तो चाइना दूर से चेतावनी देगा, पास में आके नहीं चेतावनी देगा। ठीक है, ये पिछले कई वर्षों से, मतलब 20-25 वर्षों से कहानी चल रही है। जब कभी अमेरिकी जहाज गुजरेगा तो चाइना दूर से चेतावनी, ये हमारी संप्रभुता में हस्तक्षेप हो रहा है। अमेरिका बोलेगा मैं अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर रहा हूं, मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, जो अपना स्टैंड हो अमेरिका का। ठीक है, ऐसे करके, जैसे मान लो रूस है, अब इतनी लड़ाई चल रही है यूक्रेन से, बट कोई बड़ी शक्ति आमने सामने तो नहीं आ रहा ना, आमने सामने अगर तो बात फंस जाएगी। ये लोग समझ चुके हैं कि आमने सामने आने से बचना है, क्योंकि फिर उसमें दोनों के लिए पीछे हटने के लिए कॉम्प्रोमाइज वाला सिचुएशन होना चाहिए, विन विन। ठीक है, एक ऐसा स्टेप हो जहां दोनों का सम्मान बचा रहे। प्रतिष्ठा जो होता है बहुत खतरनाक चीज है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। जैसे परिवार समाज में होता है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय जैसे हम लोगों का जो बिहेवियर होता है ना, राष्ट्रों का भी वही बिहेवियर है। राष्ट्र का मतलब लोग, हमारे नेता भी तो उसी बिहेव को रिफ्लेक्ट करते हैं दुनिया में, किसी भी देश के नेता जो होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब हम लोग अपने जैसे बिहेवियर को ही आकलन करेंगे। ठीक है, वैसा ही कुछ होता है वहां पे भी, राष्ट्रों के बीच संबंध जो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, लिखें कुछ क्षेत्रीय युद्ध भी हुए, कुछ क्षेत्रीय युद्ध भी हुए। जैसे 1896 में इथोपिया ने इटली को हराया, या पहले भी सुन चुके हैं। 1896 में 1896 में इथोपिया ने इटली को हराया। ये घटना सुना हुआ है ना? गरम दल के उदय के कारण में, जब मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे हम लोग, इथोपिया ने इटली को हराया, जापान ने रूस को हराया। भारतीयों में जोश का संचार, हम भी अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से, भगाएंगे यहाँ से। तो कोई घटना के बारे में पढ़ चुके हैं, अब आपका उसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। बंटवारे का खेल चल रहा था, बट अभी भी पूरी बात समझ में नहीं है, क्योंकि इथोपिया इटली को कैसे हरा सकता है। मसला ये था कि नॉर्थ अफ्रीका में ऑलरेडी ये जो अल्जीरिया का इलाका है वहां पे फ्रांस का दबदबा है। ये जो ट्यूनीसिया का इलाका है वहां फ्रांस, सॉरी इधर मोरक्को आ जाएगा आपका, ये जो मोरक्को का इलाका है यहाँ, यहाँ ट्यूनीसिया है। ऑलरेडी यहाँ पे फ्रांस अपना दबदबा बना चुका है। ये फ्रांस है आपका और ये इटली है आपका। हमने क्या कहा था, इटली का जब भी राइज होगा तो भूमध्य सागर में सर्वोच्चता की लड़ाई होगी। फ्रांस क्यों नहीं चाहेगा कि इटली मजबूत एकीकरण हो उसका? क्यों?
नजदीक के आसपास में फिर दो बड़ी शक्ति में टकराव शुरू होगा। अच्छा, इनके लिए बहुत इजी है भूमध्य सागर पार करके इधर उपनिवेश बनाना। फ्रांस पुराना प्लेयर तो दावा कर चुका है, ट्यूनिसिया में वैकेंसी थी, वैकेंसी समझते हैं ना, लीबिया में वैकेंसी थी, इजिप्ट में वैकेंसी नहीं थी। ब्रिटेन पहले, ये लाइफ लाइन है इधर स्वेज नहर के रास्ते, तो ब्रिटेन ने पहले ही इस पे कब्जा अपना दावा कर रखा है, इधर साइप्रस में और इधर इजिप्ट में, दोनों तरफ से ब्रिटेन बैठा हुआ, जिसको आना जाना है जाओ, निगरानी हम भी रख रहे हैं नौसैनिक बेस के साथ। समझ में आ रही बात? यहाँ वैकेंसी थी। ठीक, अब अल्जीरिया सबसे यूजफुल था, उसको लगा ट्यूनिसिया हम लेंगे, हम नियम के अनुसार। इटली काफ़ी ट्यूनिसिया में सक्रिय हो रहा था। ठीक, खैर फ्रांस ने कब्जा कर लिया, इटली को तकलीफ हुई, इटली ने लीबिया पे कब्जा किया। अब इटली को थोड़ा बहुत ब्रिटेन, जैसे यहाँ पे आपका सब आ जाएगा, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, डिजबूती, ये सब छोटे बड़े राज्य सब आपको दिखेंगे यहाँ पे। मैप थोड़ा अलग तरीके से बना होता है, मैं तो जस्ट एक सांकेतिक लोकेशन बताता रहता हूँ, यहाँ दिखेगा आपको। ब्रिटेन को इटली से ज़्यादा समस्या नहीं थी, क्यों? क्योंकि वो फ्रांस को बैलेंस कर रहा था। तो इधर थोड़ा बहुत वो एक्टिव रहेगा भी, तो ब्रिटेन रहने देगा उसको। ब्रिटेन चाहता था थोड़ा बहुत उसको भी हिस्सा मिले, कुछ कुछ मतलब। बट इथोपिया पे जब वो कब्जा करने जाएगा, तो फ्रांस इथोपिया को काफी सपोर्ट कर देगा, वहां के स्थानीय सरदारों को। इटली को रोकना बहुत जरूरी है, उछल बहुत रहा है ये उनकी अपनी लड़ाई है। इथोपिया इतना पावरफुल नहीं था कि वो इटली को उस समय हरा। फ्रांस ने आधुनिक हथियार वगैरह वहां के स्थानीय सरदारों को उपलब्ध कराए, तो फ्रांस की मदद से वो हराने में कामयाब। बट एक बड़ी घटना हो जाती है अब हम लोगों के लिए। इथोपिया जब इटली को हरा सकता है, तो हम क्यों नहीं हरा सकते? हमारे लिए तो सेंस ऐसे आया था हम लोगों के लिए। ठीक है, तो क्षेत्रीय युद्ध भी हुए, जैसे इथोपिया ने इटली को पराजित किया। इसी में कॉमा लेकर लिखे आप, 1899 1901 में, 1901 में दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध, दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध। ठीक है, बोअर युद्ध। बोअर जो था, स्थानीय हॉलैंड के जो निवासी थे उनको बोअर कहा जाता था। ठीक है, उनको बोअर कहा जाता था। वो पहले से दक्षिण अफ्रीका में सेटल थे, अंग्रेज उनको हराकर अपनी स्थिति मजबूत। दक्षिण अफ्रीका को एक राष्ट्र का श्रेय देने अंग्रेजों को ही जाता है। दक्षिण अफ्रीका में 4-5 अलग अलग उपनिवेश थे। केप कॉलोनी एक उपनिवेश था, ट्रांसवाल एक था, नटाल एक था, ऑरेंज फ्री स्टेट एक था। छोटे मोटे और भी आप देखेंगे बीच बीच में आइलैंड जैसे जो राष्ट्र बने हुए वहां दक्षिण अफ्रीका मैप पे देखिएगा, सब ब्रिटेन के पास ही था उस समय। ये सब अलग अलग कॉलोनी थी, सब पे अंग्रेजों ने कब्जा किया और सबको 1910 में यूनियन बना दिया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका है ना। तो नियंत्रण को लेकर युद्ध भी हुए हैं, छोटे मोटे क्षेत्रीय युद्ध। ठीक है, स्थानीय लोगों से टकराव हुआ नियंत्रण को लेकर, एक यूरोपीय शक्तियों में तनावपूर्ण स्थिति बनी, दो कुछ युद्ध भी हुए। तीसरी बात, अगला पॉइंट लिखें, लिखें कुछ चौंकाने वाली घटनाएं भी, कुछ चौंकाने वाली घटनाएं भी हुई। जैसे मोरक्को के मुद्दे पर ब्रिटेन के द्वारा खुलकर फ्रांस का साथ देना। मोरक्को के मुद्दे पर ब्रिटेन के द्वारा खुलकर फ्रांस का साथ देना। मोरक्को के मुद्दे पर द्वारा खुलकर फ्रांस का साथ देना, सपोर्ट करना। मोरक्को का मुद्दा क्या था, ब्रैकेट में लिख लेंगे 1905 और 1911 में। ठीक है, जब कभी घटनाक्रम पढ़ेंगे तो आप देखिएगा, सब एक बार पढ़ना चाहे तो पढ़िएगा किताब में कभी भी, है ना। साम्राज्यवाद वाला टॉपिक थोड़ा रेलिवेंट है आपको ना, यूरोपियन अमेरिकन राष्ट्रों के नेचर को समझने में
काम की बात सब लिखा भी दे रहा हूं, समझा भी दे रहा हूं। बेसिकली मोरक्को पे कब्जा की कहानी थी। थोड़ा बेटर स्थिति में था, वहां एक सुल्तान भी था मोरक्को में, ठीक है ना। फ्रांस ने जब अपना दावा बढ़ाया तो जर्मनी ने सोचा कि भाई, जर्मनी की लेट एंट्री हुई थी बिस्मार्क के हटने के बाद, बोला कि नहीं हमारा भी दावा होगा, नौसेना भेज दी। तो जर्मनी ने ब्रिटेन को परेशान किया था दक्षिण अफ्रीका में 1899 1901 में। ब्रिटेन ने बोला स्कोर सेटल कर देते हैं। आमतौर पर ब्रिटेन फ्रांस का साथ वैसे नहीं देगा, बट ब्रिटेन ने खुल करके फ्रांस का साथ, पीछे मत हटना, धमका रहा है तो। क्योंकि ब्रिटेन ने ओपन सपोर्ट कर दिया तो जर्मनी को पीछे हटना पड़ गया, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया उसको। 1905 में भी मोरक्को के एक हिस्से को लेकर 1911 में भी, उसको अगादिर क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, तो दो बार ऐसा हुआ कि ब्रिटेन ओपन सपोर्ट में। अब ब्रिटेन क्यों आ रहा था? क्योंकि जर्मनी ने कहा उपनिवेश बनाएंगे। जर्मनी नौसैनिक क्षमता का विस्तार लगातार कर रहा था। जर्मनी में बोअर युद्ध में ब्रिटेन को चुनौती दी। जब जब जर्मनी फंस रहा है तो ब्रिटेन भी, हाँ, कि या तो तुम बातचीत से सुलझा लो मसला, नहीं तो मैं भी। ठीक है, अब इस तरह से तनाव, तो हर घटना के बाद तनाव बढ़ रहा है, युद्ध टल रहा है, तनाव बढ़ रहा है। देखो, खूब गुस्सा आता है, ठीक है, और उसको आप रोक लेते हैं तो फिर तो कुछ समस्या होगी। और कुछ गुस्सा आया और आपको पता है कि इस गुस्से को कैसे मैनेज किया जाता है, फिर कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, तो यहां समस्या वाली बात है जर्मनी के लिए। जर्मनी को लग रहा है कि हम कभी बड़े राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं हो पाएंगे। तो प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहा है, हमने बताया था ना आपको, प्रतिष्ठा का प्रश्न। जब जब पीछे हट रहे हैं तब तब वो आक्रामक होकर, जैसे मोरक्को का एग्जाम्पल इसमें हो गया, बोअर का एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल उग्र राष्ट्रवाद के कारण, जो भी दिखाया था कारण, उसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो चौंकाने वाली घटना जैसे एक हुई, या इथोपिया हरा रहा है ना। समझने के लिए ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा का पूरा अफ्रीका 1870 से 1900 के बीच में ही, कहानी कुछ पहले भी शुरू हो गई थी, कहानी आगे भी थोड़ी बहुत चलती रहेगी। हाँ, मेन अवधि यही था। अगला पॉइंट लिखें आप। अफ्रीका पर नियंत्रण को दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक भूभाग पर ब्रिटेन एवं उसके पश्चात ब्रिटेन एवं उसके पश्चात उसके पश्चात फ्रांस का नियंत्रण था। फ्रांस का नियंत्रण था। ठीक? नंबर 1 ब्रिटेन था, उसके बाद नंबर 2 पे फ्रांस था। करीब कहा जाता है 40 से 42.5 लाख वर्ग मील क्षेत्र ब्रिटेन ने कब्जा किया, 35 लाख वर्ग मील क्षेत्र पीछे ही पीछे था। ये भी अफ्रीका में लगभग लायन शेयर इसने भी ले लिया था। दोनों ने मिल करके, अब एक अनुमान है कि 60% अफ्रीका पे कब्जा, 10% बाहर था, 70 ऐसे हो गया, 30% अफ्रीका में बाकियों के बीच में बंटवारा। ठीक है, ये स्थिति थी, है ना। इसी में लिखे आप, ब्रिटेन का नियंत्रण घाना, घाना का नाम सुना है ना, घाना, कौमा, नाइजीरिया, नाइजीरिया, ठीक, कौमा, मिस्र, सूडान, युगांडा, युगांडा, केनिया, केनिया, कौमा, मलावी, मलावी, जाम्बिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि राष्ट्रों पर था। दक्षिण अफ्रीका इत्यादि राष्ट्रों पर था। ठीक है,
नोट कर लिया आप लोगों ने? देखिए बहुत अच्छा एक मैप बना लिया है इन्होंने। एक, एक बार ऐसे मैप ड्रॉ करने से भी चीज़ें बहुत याद हो जाती। तुमने कुछ कॉपी करके बनाया या ऐसे ही बन ड्रॉ कर लिया तुमने? फोटो कॉपी है? बट ईमानदारी इसी को कहते हैं, है ना? हमें इतना अच्छा ड्रॉ कर भी लेते हैं बहुत सारे लोग। ज्योग्राफी में बहुतों को देखा है हमने बनाते हुए, मैप बना लेते हैं लोग। यस, देखो अभी कह रही हैं मेरी स्थिति बहुत खराब है, कमजोर है, मतलब ठीक है ना, तो मैं दूसरे तरीके से मैप बनाता हूं, अंडाकार पृथ्वी ही बना देता हूं लो। तो अभी आप देखो एक राष्ट्रों के बारे में से, ये सब राष्ट्र ब्रिटेन के पास थे। यदि इसको हम लोग एक, तो घाना और नाइजीरिया आपको इधर दिखेगा पश्चिम की तरफ, इजिप्ट, सूडान, युगांडा, केनिया आपको ऐसे दिखना है इधर आपको, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका आपको, ठीक है। तो लगभग इधर एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन ने, ब्रिटेन पश्चिम में भी था, ब्रिटेन पूर्व में भी था, ब्रिटेन सेंटर के भी कुछ कुछ क्षेत्रों में जैसे मलावी है, दक्षिण में भी था। अफ्रीका के सबसे ज्यादा ब्रिटेन कहां था? इस वाले हिस्से पे ब्रिटेन था, ठीक। तो ये सब जो राष्ट्र अभी आपको हमने बताया मैप पे, इसको एक बार, तो ब्रिटेन ने और भी उसके पास उपनिवेश है, ब्रिटेन का ही नियंत्रण हो गया। नेक्स्ट लिखिए आप, फ्रांस, लिखिए आप अल्जीरिया, फ्रांस लिखिए आप अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया आज के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, है ना, चाड, CHAD, है ना, चाड, माली, मॉरिशियाना, मॉरिशियाना, ये सब इधर वाले इलाके में, सेंटर से और वेस्ट और नॉर्थ, ये समझ लो एक तरह से कुछ हिस्सा छोड़ दो यहां पे, जैसे नाइजीरिया ब्रिटेन के पास है, घाना ब्रिटेन के पास है, वरना समझो ये मैक्सिमम हिस्सा फ्रांस के पास था, ठीक, मैक्सिमम हिस्सा फ्रांस के पास था। इसी में लिखे आप सियरा लियोन, सियरा लियोन, बुर्किना फासो, दूसरा लिख लो, छोड़ दो पहला वाला, हर नाम लिखना जरूरी थोड़ी है। बुर्किना फासो, कुछ राष्ट्रों का नाम हो सकता है पहली बार सुने आप, नहीं ना, सुन चुके हैं सभी लोग हैं? कुछ तो पहली बार सुनेंगे ना, सुन चुके हैं सब बहुत पहले से, बचपन में ही ना, जब पढ़ते नहीं थे हम लोग, राष्ट्र, राजधानी, करेंसी और फ्लैग। जीके बहुत अच्छा करना है, जब एक समय बहुत जोश हाई होता था, बाद में रियलाइज होता है कि समझने की जरूरत है, बट चलो उस समय जो याद हो गया सो याद हो गया, वो भी ठीक रहता है ना। सियरा लियोन, बुर्किना फासो, ये सब सब आपका इधर ही है। मोरक्को, मोरक्को भी लिख लीजिएगा, मोरक्को भी लिख लीजिए आप उसमें, है ना, ठीक है। और एक यहां पे है मेडगास्कर, लिख लीजिए आप मेडगास्कर, इत्यादि कर दीजिए। मॉरिशस भी इसके पास था, बाद में अंग्रेजों के पास कुछ हिस्सा जाएगा, ठीक, इत्यादि, ठीक है। तो दूसरा मेजर शेयर इसके पास था। नेक्स्ट लिखें आप, लिखिए आप जर्मनी का नियंत्रण, जर्मनी का नियंत्रण तंजानिया, तंजानिया, नामीबिया, तंजानिया, नामीबिया, कैमरून, कैमरून, कैमरून आपको इधर दिखेगा, नाइजीरिया से नीचे उसके आसपास, है ना, ठीक है। कैमरून इत्यादि देशों पर था।
अच्छा, उस समय ना अलग अलग नाम भी दिया गया था, जैसे तंजानिया को कहा गया था जर्मन ईस्ट अफ्रीका, नामीबिया को कहा गया था साउथ अफ्रीका से लगते हुए यहाँ पे जर्मन वेस्ट ऐसे कहा गया था। ठीक है। अच्छा, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा के नीचे ये सब भी जर्मनी के पास था। थर्ड लार्जेस्ट अंपायर जर्मनी के पास था ब्रिटेन। लेट एंट्री मारा है बट दम था इसमें। इसने भी लड़ करके कुछ कुछ क्षेत्रों पे कब्जा, हम कहाँ जाएंगे, हमें भी दो। ठीक। तो इसने तो 3 इत्यादि राष्ट्रों पे जर्मनी का नियंत्रण था। नेक्स्ट देखें आप। देखिए इटली का लीबिया, सोमालिया इत्यादि क्षेत्रों पर, इटली का लीबिया, सोमालिया इत्यादि क्षेत्रों पर, सोमालिया इत्यादि क्षेत्रों पर, और इसी में लिखेंगे आप, एवं पुर्तगाल का अंगोला तथा मोजाम्बिक पर। अंगोला तथा मोजाम्बिक पर। मोजाम्बिक, मेडागास्कर सब यहीं पास पास में है ना। अंगोला तथा मोजाम्बिक पर पुर्तगाल का। स्पेन का भी ना कुछ हिस्सों पे यहाँ पे छोटा बहुत नियंत्रण था, उतना बहुत नॉमिनल था। स्पेन का बहुत नॉमिनल नियंत्रण था, कुछ खास नहीं था उसके पास, लेकिन मैदान में वो भी था, दौड़ रहा था वो भी। हॉलैंड का कहीं से रेफरेंस जैसा बस आके रह जाता है, कुछ खास नहीं था उसके पास। तो हम इस बंटवारे में क्या देख रहे हैं, आप लिखें आप अगला पॉइंट। देखिए अफ्रीका के बंटवारे में, अफ्रीका के बंटवारे में पुरानी साम्राज्यवादी शक्तियों का दबदबा था। साम्राज्यवादी शक्तियों का दबदबा था। ठीक है, ये एक समझने के लिए अगला पॉइंट लिखें। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लिखें, जर्मन उपनिवेशों को जर्मन उपनिवेशों को राष्ट्र संघ के राष्ट्र संघ के संरक्षण में रखा गया। संरक्षण में रखा गया। राष्ट्र संघ का जिक्र आगे करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाएगा, उसके सारे उपनिवेश जो हैं प्रशांत सागर में, चाइना में, अफ्रीका में, सब लेकर के एक संस्था राष्ट्र संघ को दे दिया जाएगा। ठीक, रखा गया लिखें। और राष्ट्र संघ ने इसकी देख रेख की जिम्मेदारी इसकी देख रेख की जिम्मेदारी ब्रिटेन, फ्रांस, जिम्मेदारी ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि राष्ट्रों को सौंपी। इसलिए आपने ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि राष्ट्रों को सौंप दी। तो अब इसमें क्या होगा, जर्मनी का उपनिवेश लेकर के अब राष्ट्रसंघ खुद तो देख नहीं पाएगी, जिसको चलाने का अनुभव, किसको चलाने का अनुभव, तो ब्रिटेन को। तंजानिया, नामीबिया, ब्रिटेन तुम देख लो। ठीक है, तो एक तरह से वो उपनिवेश फिर ब्रिटेन के पास आ जाएगा। रवांडा, बुरुंडी की भी देख, भाई आसपास सब ब्रिटेन के ही उपनिवेश है। युगांडा, केनिया ब्रिटेन के पास, तो रवांडा, बुरुंडी भी उसके पास आ जाएगा, भाई तुम देख लो इसको। ऐसे करके उसमें जाने की जरूरत नहीं किसको क्या दिया गया, बट ये एक तरीका समझने का, जर्मनी के उपनिवेश छीन लिए गए, कागज पे राष्ट्रसंघ के पास, व्यवहार में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान इत्यादि देशों को दे दिया जाएगा जो राष्ट्रसंघ के मेंबर हैं। जर्मनी को यह बात बहुत तकलीफ देगी, केवल मेरा उपनिवेश ही क्यों छीना गया, ब्रिटेन फ्रांस का भी जाता राष्ट्रसंघ को तो हमें तकलीफ, यह अन्याय हुआ है, इसका बदला फैजल तो लेगा ही लेगा। फैजलवा जो है सबका बदला लेगा।
और ये फैजलवा यहाँ हिटलर होगा, हिटलर का राइज होगा तो चुन चुन कर वो हिसाब लेगा। ये सब बातें भी आगे आने वाली, लिखेंगे हम लोग। पेरिस सम्मेलन, वर्साई की संधि, जर्मनी के ऑब्जेक्शन क्या क्या थे, उस पर एक बड़ा ऑब्जेक्शन था उसका ये। तो देखो अब अफ्रीका, अब नोटिस करो पहला फेज में अफ्रीका के तटवर्ती इलाकों पे पश्चिमी यूरोपीय देश बैठे हुए हैं, ठीक, दास व्यापार में इन्वॉल्व है। दूसरा फेज, अफ्रीका के अधिकतम भूभाग पे यूरोपीय देशों ने कब्जा कर लिया। नए प्लेयर में आप देखोगे इटली और जर्मनी के बीच में एंट्री हुई। सेकेंड फेज, यूरोपीय देशों ने कब्जा क्यों किया अफ्रीका पर? तो बाजार और कच्चे माल के कारण, निवेश के कारण, मुख्य उपनिवेशों को सुरक्षा के नाम पे, तो मिशनरियों के नाम पे, तो प्रतिष्ठा के लिए। आखिर क्यों कब्जा? जो कारण हमने बताया वो सारा का सारा कारण अफ्रीका पे भी लागू होगा। कारण तो कॉमन बताया ना कि इस चरण में साम्राज्यवाद क्यों, अफ्रीका पे आखिर कब्जा क्यों किया इन लोगों ने, तो वही सारे कारण यहां पे लागू हो जाएंगे। समझ में आ रही बात ना सभी को? ये कहानी भी जोड़े हुए रखनी है इसको, कारण यही है। अफ्रीका पे एक बार प्रश्न आ चुका है, थोड़ा सा अप्लाइड था, ज्यादा नहीं था, ठीक है। आप में से अभी तक मुझे लगा किसी ने दे दिया होगा, बट किसी ने दिया नहीं यहाँ पे, है ना। आ जाता है हमेशा सवाल समय से पहले यहाँ पे, ठीक है। तो मैं देख रहा था कुछ कुछ और लिखा हुआ है इसमें। एक तो लिखा हुआ है, सर कभी कभी गेट नंबर 2 की तरफ से भी आया कीजिए आप, ठीक है। ठीक है, मैं कभी कभी आ जाऊंगा, है ना। एक सवाल है जो पूछ रहे हैं कि सर पढ़ने के साथ साथ शायरी लिखने का भी इनको शौक है, इससे पढ़ाई पे कितना नुकसान होगा? ऐसा कोई नुकसान नहीं होता पढ़ाई पे, बट मैं कैसे मान लूं कि शौक है आपको लिखने का, जब तक एक सुनाएंगे नहीं आप, ठीक है ना। कौन है? सुनाओ भाई तुम्हें कब, तभी तो परीक्षा होगी पूरे क्लास के सामने आज तुम्हारी यहाँ। देखो मौका मिला है तुमको, बहुत अच्छा। नहीं माइक तो मैं यूज करके बता दूंगा, है ना। देखिए आप कोई भी हॉबी यदि आपकी है ना, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। हॉबी क्या करता है आपको? आपको खुश रखता है। यस, शांत रहना, फिर मैं बात बोलते जाके मैं पहुंचाता जाऊंगा आप तक। आपको ये लगेगा कि शायरी मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। बोलिए, अपनी लिखी हुई कोई एक सुनाना है? हाँ एक ही सुनाना है। उससे मिलके आ रहे हैं। तुम मेरी तरफ देखो ना, तुम इधर उधर कहां देख रहे हो? उससे मिलके आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं, खिल रहे हैं, खिले से जा रहे हैं। उसने आंखें, ठीक है, ख्वाब अच्छे आ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ ये था, और कुछ है? ख्वाब अच्छे आ रहे हैं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ किसके पीछे चल पड़ा हूं, लोग पीछे आ रहे हैं। देखो जब बड़े स्टार बनते थे इस तरह के उदंड श्रोता होते हैं, ठीक है ना। हाँ आप बोलिए। हम्म, सरकारी नौकरी लगी है और रिश्ते अच्छे आ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा आपका यश, जो आप अपनी अपनी हॉबी को सब लोग परस्यू करिएगा। अब क्लास में अगले दिन कल कोई और मत दे दीजिएगा सर मैं भी लिखता हूं। अच्छा, परस्यू देखो हॉबी क्या करता है,
इंटरव्यू में एक कॉलम होता है एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी, जब मेंस का फॉर्म भरेंगे आप, और कुछ आपके स्कूल कॉलेज में अचीवमेंट्स हो, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज हो एंड हॉबीज एटसेट्रा लिखा रहता है। तो हर बच्चे को हम लोग नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि आपका जो कुछ भी नेचुरल सा हो या इंटरेस्ट हो तो उसमें लिखिए, एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए किसी से भी लिखने के दौरान। क्यों? क्योंकि आप जो जो लिखेंगे ना, जितना कुछ उसमें लिखते हैं, इंटरव्यू आपका उतना ही सहज होता है। सहज इसलिए होता है कि एग्जामिनर जो इंटरव्यू लेने वाला उस पर ज्यादा फोकस करता है। क्यों? आपने बताया कि हमारा लाइफ ऐसा रहा है अब तक, तो वो आपको अब जज करेंगे, जितना आप उसको अधिक ऑप्शन देंगे उनको आप, तो वो आपको जज करेंगे कि आपने जो लिखा है कितना आप जेन्युइन है अपनी बातों को लेकर। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं बहुत ईमानदार रहूंगा, वो ईमानदार रहूंगा कहने की बात, अब कैसे साबित करेंगे बहुत ईमानदार रहेंगे? तो आपने लिखा कि हमारी हॉबी ये है मूवी देखना या क्रिकेट खेलना या शायरी लिखना या पढ़ना, जो भी आपने लिखा, कविता पाठ करना, तो आपसे करा के देखेंगे नेचुरल इंटरेस्ट है आपका या आपने इसको बस, वो पता चल जाता है। तो फिर आपको लगेगा कि मैंने तो कहा था मैं ईमानदार रहूंगा, वो बातचीत में 2-4 बार करके देख लिया कि नहीं ये कोई भी बात से ईमानदार, जो भी लिखा है ठीक नहीं लिखा है इसने। आपको लग रहा है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, यानी सिंसियरली ये कोई काम, तो आगे भी सिंसियरली कोई काम नहीं करने वाला है ये। पर्सनालिटी जजमेंट का कई मेथड होता है, ठीक? कभी आप उस स्टेज पे आइए, कभी आप, हम लोग इस तरह से बात करेंगे तो आप एक दो मॉक हमारे साथ 15-15-20 मिनट 1-to-1 जो मॉक होता है, मैं कभी अपने स्टूडेंट के लेता हूं, तो सीवी मेरे पास रहता है, तो बहुत कुछ मैं पर्सनालिटी के उस पार्ट के बारे में जो अब तक करियर रहा मैं रीड अपने अनुभव से तो ठीक ठाक कर लेता हूं। इंटरप्रेट किया कैसे जाता है इसके ऊपर मैंने अपना बहुत सारा रिसर्च कर रखा है, काफी इन्वॉल्व रहा हूं कभी मैं, मतलब इनफैक्ट हमने आईएएस में पढ़ाने की शुरुआत इंटरव्यू से की थी। पहले 2 साल पढ़ाया नहीं था, करीब 250 बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट कराया था पहले 2 साल। 3-4 साल के बाद इंटरेस्ट आना कम हो गया तो मैंने इंटरव्यू लेना बंद कर दिया, क्योंकि फिर बच्चे सब तैयार होकर आते थे, उनको आप गाइड करिए, मुझे लगता था जीरो से कुछ सिखाने की जरूरत, मजा आएगा मुझे। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया और इंटरव्यू बहुत लिमिटेड, मतलब जो अपने बच्चे होते हैं उनका मैं मॉक ले लेता हूँ, यदि वो बोलते हैं कि सर एक जरा देखिए मैं कैसे तैयारी करता हूँ। बहुत सिंपल से है, सारे गाइडलाइंस लिखे हुए हैं, आपकी बातों से, हैबिट से, सोशल कोहेशन क्या होता है, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज क्या होती है, ठीक है, इंटीग्रिटी क्या होती है, और सारी चीजें गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। केवल आपके सीवी से सारी बातें झलक जाती हैं, टोटल की टोटल बातें। तो एक मेरा मतलब सजेशन है कि आप किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो तो उसको थोड़ा डेवलप कर लीजिएगा। आप मान लीजिए हिंदी साहित्य नहीं आपका, नॉवेल पढ़ने में कर लीजिए, आप आत्मकथा पढ़ने में 10-20 अच्छे से पढ़िए आप, गुड थिंग। क्योंकि इंटरव्यू अनएक्सपेक्टेड लाइन पे जाए और एक्सपेक्टेड लाइन पे जाए, जितना एक्सपेक्टेड लाइन पे जाता है उतना अच्छा माना जाता है, डरने वाली बात नहीं होती, ठीक है? तो कविता पढ़ने का, लिखने का, ऐतिहासिक पात्रों, ठीक है ना, चीज़ों का अध्ययन का, कुछ भी, आप किसी को कॉमिक्स पढ़ने की हॉबी रही है बहुत, ठीक है, कहानियां वगैरह, मतलब आप मैटर, मूवी देखने की, तो अब हर एक चीज यूजफुल है आपकी मूवी में भी। जैसे क्लासिफाइड हिंदी मूवी देखते हैं हम, आप इंटरेस्टिंग बनाना है तो भाई हम जो है सोशल मुद्दों पे देखते हैं हम, ठीक है, या क्रिमिनल एक्टिविटीज पे, या फिर कुछ भी ऐसा, हमने फिक्शनल कुछ मूवी देखते हैं हम, साउथ इंडियन डब मूवी बहुत पसंद है, हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो बहुत संभावना है कि इंटरव्यू में 2-4 मिनट आपसे उस पर बात होगी, ठीक है? तो आप किसी को शौकिया खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, गार्डनिंग के बारे में जानकारी है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो सब आ जाता है, कुछ भी आप कर रहा हो तो दैट्स अ गुड थिंग। तो ग्रेजुअली आप इसको इवॉल्व, चूंकि बात चली तो मैंने बता दे रहा हूँ आप लोगों को भी, नुकसान नहीं होता है इसका, इसका फायदा होता है, ठीक है? तो आप कुछ एक करिएगा ऐसे करके आप उसको, और उसके इस अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसको मन से, जैसे एकदम से खाली छोड़ देंगे कलम तो फिर ये आता है कि आप बाकी समय करते क्या थे, एक सवाल किसी के मन में आता है। हालांकि ये थोड़ा सा, यह अंग्रेजों की सोच है कि एक आम, जैसे सामान्यतः ग्रामीण भारत वाले बच्चे क्या करें बाकी समय, या तो घर में के काम काज में हाथ बताते हैं तो कुछ खेलते रहते हैं, वो जो भी खेलें, आप कहते हैं गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलना, गांव के स्तर पे क्रिकेट खेलना, ग्रामीण स्तर पे, ठीक है, ठीक है, तो हो सकता है क्रिकेट पे आपसे कुछ बात करेंगे आपसे वो,
पूछेंगे क्रिकेट देखते भी हैं, तो आप कह सकते हो थोड़ा बहुत कभी कभी खेलते हैं। देखने में फिर दायरा बड़ा हो जाता है, तो वो सब ट्रेनिंग हो जाती है, क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, मतलब जिससे संभावना है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। और आप जैसे कुछ आप लिख रहे हैं आप, तो वो इट्स ए गुड थिंग। कुछ लोग डायरी लिखते हैं अपना, डायरी क्यों लिखते हैं आप? ठीक है, सब कुछ पार्ट है आपका, मतलब। ठीक है। और तो जैसे तैयारी का इंटीग्रेटेड, चूंकि हम लोग क्या कहते हैं, कुछ भी आप पढ़िए, समझिए समझिए समझिए, राष्ट्र है समझिए, सांप्रदायिकता है समझिए, बेसिकली इंटरव्यू में यही सब होने वाला है। थोड़ी देर कुछ सवाल चलेंगे ना, अंडरस्टैंडिंग पूछेंगे आपसे, वो तो किसी चीज की थोड़ी, वो बहुत 5 बार आपसे पूछ देंगे, मान लो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, दूसरा युद्ध कब हुआ। ठीक है, तो आप डेट आपको याद है, भूल गए, पानीपत का युद्ध का डेट याद है, भूल गए, 5 मान लो कुछ पूछ लिया आपसे, वो उतना डिसाइड नहीं करता है इंटरव्यू में। ठीक है, अब डर गए तो डर गए वाली बात है, बट उतना डिसाइड नहीं करता है। बट पूछेगा, अच्छा आपको क्या लगता है, मतलब वैश्वीकरण को राष्ट्रवाद कितना कमजोर कर रहा है? आप इस पर ये नहीं कह सकते सर मुझे नहीं आता है। ठीक। सांप्रदायिकता, आपको क्या लगता है देश की एकता कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हो? आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे। ठीक है, तो वहां पे फिर जब इस तरह की हॉबी पे आप नहीं कह सकते कि मुझे नहीं आता है। ठीक, कहने का मतलब क्या, जो दायरा के बियॉन्ड हम कह सकते हैं, बट हमें कुछ आंसर सम्मानजनक देना पड़ेगा, ताकि हमारी जेन्युइन इंटरेस्ट पता चले। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव होने से क्या होता है, लगता है ठीक है खाली समय में कुछ अच्छा काम करता है, वो रीड करते हैं कि ये अपना समय कैसे इस्तेमाल करता है, कल जब सेवा में आएगा तो कैसे अपने आप को ये, एक दो अच्छी हॉबी हो तो उसका एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है, बहुत कंस्ट्रक्टिव है यार। वो ये देखते हैं 24 घंटे के लिए कलेक्टर है, अभी क्या क्या करेगा ये, में कॉन्फिडेंस चेक कर लेते हैं। 5 सवाल पूछा, मान लो 4-5 युद्धों पे पूछ लिया आपसे, डेट में फंस गए आप। अब आपको ये पता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तो आप उसमें शांत रहेंगे। आप घबरा गए आप, अरे कोई भी धमकाएगा तो डर जाएगा ये। उसको डेट नहीं जानना था एग्जामिनर को, आपसे इंटरव्यूअर को। और लगातार फटाफट 10 तथ्य पूछ करके आपको नर्वस वाले स्टेट में, तो ये सब प्रिपरेशन का पार्ट होता है कि नहीं? ठीक है सर, ये भी नहीं आ रहा है, तुम्हें क्या आता है? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान तो था, मैंने पढ़ा है इसको। ऐसे कोई पढ़ता है जब याद ही ना है वक्त पे? ठीक है, 2-4 बातें और बोल देंगे उसमें वो, बट उस समय बस ये पता होना है कि ये हमारा कॉन्फिडेंस चेक हो रहा है। यदि ये स्ट्राइक कर गया आपका, तो चेहरे पे थोड़ा भाव होता है कि हमें याद क्यों नहीं हुआ, बट अंदर से कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसका टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी आपका। ठीक है, तो वो एक्चुअल में पर्सनालिटी टेस्ट इसी को कहते हैं। तो आपको हर बात नहीं समझना है, जज करने वाले जज कर रहे होते हैं, बट बात चली है तो हमने कहा 5-7 मिनट आपको जरा मैं गाइड कर दूं, इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने हॉबी को भी परस्यू करिएगा, जो भी थोड़ा बहुत हो आपका। ठीक है, कुछ आपका काम वाम हो, घरेलू काम जिसमें हाथ बटाते हो, बटाना बंद मत करिएगा, इंटरेस्ट बनाए रखिएगा। आपने लिख दिया कि हाँ भाई इस तरह से मैं हाथ, खेती में या दुकान में या व्यापार में, किसी भी चीज़ में, इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल थिंग। डेयरी है, पशुपालन है, बहुत यूजफुल चीज़ होता है इंटरव्यू में। कुछ भी उसका भी नंबर है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये अफ्रीका का बंटवारा तो हमने कंप्लीट करा दिया, अब हम लोग आते हैं एशिया में। एशिया में साम्राज्यवादी शक्तियों का नियंत्रण। साम्राज्यवादी शक्तियों का नियंत्रण। ठीक है, चौधरी साहब का पहले लिखते हैं हम लोग, है ना, ब्रिटेन का। आज के हिसाब से देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, है ना, बर्मा, ये सब एक ही जगह से शासन होता था भारत से। ठीक, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका,
मलेशिया, ब्रुनेई भी था इसी में, है ना, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, है ना, ये एक तरफ पहले लिख लेंगे आप, है ना, सीधे सीधे वो शासन कर रहे थे, ठीक। लिखें, चीन के कुछ भूभाग पर, इसमें लिख लेंगे आप हांगकांग, यांगसी घाटी, भूभाग नियंत्रण, ये अप्रत्यक्ष था। यांगसी घाटी पर अप्रत्यक्ष था, और हांगकांग उसको पट्टे पर मिला था चीन से, 99 साल या ऐसे करके पट्टे पे लिया गया था, ठीक है। ठीक? यांगसी घाटी पे अप्रत्यक्ष था, और हांगकांग लीज पे 99 साल या ऐसे करके चाइना से कागज पे लिखवा के उसने ले लिया था हांगकांग को। 1997 में हांगकांग चीन को दिया गया है, 1997 में, है ना, चाइना को दिया गया था। ठीक, ऐसे हो गया। फिर आप इधर की तरफ आ जाएं, लिखेंगे आप तुर्की के पराजय के पश्चात तुर्की के पराजय के पश्चात जॉर्डन, फिलिस्तीन सॉरी, जहां आज इजराइल है, फिलिस्तीन तो कागज पे रह गया है, ठीक है। जॉर्डन, फिलिस्तीन, इराक पर संरक्षण की जिम्मेदारी मैं बता रहा हूं इस पॉइंट को। बेसिकली ये सब था तुर्की के बाद। ऑटोमन एम्पायर का नाम सुना है ना आपने, हमने बताया था आपको, दक्षिण पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, तुर्की के पास था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के में तुर्की भी हार गया था। तब उन क्षेत्रों का क्या किया जाए जहां अलग अलग राष्ट्र की मांग उठने लगी थी, प्रोटेक्टरेट कहते थे। जैसे एक हो गया, भारत है कॉलोनी, डायरेक्ट नियंत्रण, अमेरिका था कॉलोनी, डायरेक्ट नियंत्रण। यहां था संरक्षक, यानी विदेश रक्षा, ये सब देखिए, मतलब सुरक्षा करिए उसकी आप जब तक वो अपने पैर पे खड़ा ना हो जाए। ठीक, ये वाली भूमिका दी गई थी इसको, ब्रिटेन को। देखिए आप, 1907 में रूस से एक समझौता, जिसमें दक्षिणी ईरान और अफगानिस्तान पर दक्षिणी ईरान और अफगानिस्तान पर रूस ने ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र को स्वीकार किया। क्या हुआ? मच्छी को बोल रहा है, निकल, मक्खी को, ओके। मुझे लगा मच्छी कहाँ से आ गई। अच्छा, तो निकला कि नहीं निकला वहां से? नहीं गया, मिठास ज्यादा है आपके पास। कभी कभी देखो मेरे पास भी आ जाती है मक्खी, नहीं। डांट खाओगे, ज्यादा उदंडता जो है अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। हाँ, तुरंत मैं किसी और टीचर को बुला दूंगा क्लास के लिए, फिर मैं जो सबसे ज्यादा डांटते होंगे उनको लेके आ जाएंगे, चलिए सर आप क्लास लीजिए अब आप, ठीक है। कोई नहीं डांटते हैं, रामेश्वर सर, उन्हीं को पकड़ के ले आएंगे फिर, ठीक है, कि सर चलिए आप, ठीक है ना, जरूरत है आपकी अब क्लास में। देखो, ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं इस समय, रूस ने
ब्रिटेन के प्रभाव को स्वीकार किया, नियंत्रण नहीं था, प्रभाव। ठीक है, मतलब ब्रिटेन की चिंता क्या थी, ये ईरान अफगानिस्तान के रास्ते कहीं ये अरब सागर में रूस न पहुंच जाए। याद है ना अफगान वॉर? तो जब रूस ने मान लिया फाइनली कि भाई हम इधर से नहीं जाने वाले भारत की तरफ, अब तब ब्रिटेन जो है, ईरान पे नियंत्रण किसी का नहीं था, बट ब्रिटेन दबाव बना करके ईरान से बहुत सारी आर्थिक सुविधाएं ले लेगा, वो नियंत्रण किसी का नहीं था। ठीक है, अफगानिस्तान पर एज सच नियंत्रण नहीं था, बट अफगानिस्तान ने भी वादा किया था हम तुम्हारे हिसाब से ही विदेश नीति रखेंगे हम। ठीक है, पहले युद्ध के बाद भी, दूसरे युद्ध के बाद भी, बट कहाँ वादा पूरा करता था वो? कोई पूरा पूरा नहीं करता था वो, है ना। तो अब देखो, जस्ट एक बार इमेजिन करो कि ब्रिटेन कहाँ कहाँ बैठा हुआ है एशिया में। पूरा का पूरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अच्छा खासा है उसका। चीन कुछ भूभाग पे, चाइना पे किसी एक राष्ट्र का नियंत्रण नहीं था। अभी हम पढ़ने वाले, ठीक, इसके बाद चाइना ही पढ़ेंगे हम। उसके लिए एक चैप्टर चलता है किताबों में, चीनी तरबूज का बंटवारा। चीन का नक्शा देखेंगे तरबूज की तरह दिखेगा आपको, कटिंग ऑफ चाइनीज मेलन, किताबों में ही, यूरोपियन बुक्स वगैरह में भी ये वर्ड खूब यूज किया गया है। जैसे तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था, वैसे चीन को एशिया का मरीज कहा जाता था। तुर्की में जब जिसको मन करता था, कभी ऑस्ट्रिया, कभी रूस, कभी ब्रिटेन, फ्रांस, जो जाके वहां से कुछ ना कुछ लेकर आ जाता था। चाइना की भी वही स्थिति बना देंगे यूरोपियन। ठीक है, चाइना की भी वही स्थिति बना देंगे यूरोपियन। तो ये वाला हिस्सा बस ऐसे लिख के छोड़ देना है। अभी जब चाइना पढ़ेंगे तो दोबारा आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। तुर्की की पराजय, जब तुर्की के पास था तो देख रेख की जिम्मेवारी, जब तक ये अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते आप दायित्व निभाइए वाली बात थी। तो शोषण भी किया, दायित्व भी निभाया, ऐसा नहीं कि दायित्व नहीं निभाया इन लोगों ने। और साथ में एक समझौता, एक तरह से समझो एशिया में भी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में ब्रिटेन स्थापित, इसका कहां नियंत्रण है। ठीक, हम इस मकसद से पढ़ रहे हैं सेकेंड फेज को। अफ्रीका में देख लिया किसका कहां नियंत्रण है, अमेरिका में पहले देख लिया था किसका कहां नियंत्रण था, अब हम देख रहे हैं। तो ट्रू सेंस में आपको समझ में आएगा। प्लस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी ब्रिटेन के पास था। जो आपका ऑस्ट्रेलिया महादेश भी है, वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के जो भी राष्ट्र थे, ठीक है, जो भी छोटे मोटे तुवालू, वानुतु, ये सब जो द्वीपीय राष्ट्र वगैरह, वो सब भी ब्रिटेन के पास। आज भी ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन वाले इलाके यूके को छोड़ करके 14 उसके ओवरसीज टेरिटरी हैं। जैसे फॉकलैंड, ठीक है, अर्जेंटीना कहता है मेरा है, बट ब्रिटेन उस पर शासन करता है। सेंट हेलेना, जिब्राल्टर, ऐसे करके। अच्छा, उन जगहों पर ब्रिटेन आज भी अपना गवर्नर को नियुक्त करता है, उनके लिए आज भी प्रीवी काउंसिल है। सुन पा रहे हैं ना सभी लोग? जो हमने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा था वो सब चीजें आज भी हैं, बट वो अब नाम मात्र की हैं। बहुत सारे जहां ब्रिटिश आबादी बस गई थी, वो देश आज भी ब्रिटेन के राजा को अपना राजा, कनाडा है उसमें, है ना, आपका न्यूजीलैंड है उसमें। जो ब्रिटेन के किंग अभी गए थे न्यूजीलैंड, तो कैसे वहां विरोध हुआ था कि नहीं तुम हमारे राजा नहीं हो। समय रहते ही ब्रिटेन ने उन सबको डोमिनियन स्टेटस और पूरा अधिकार। तो ब्रिटेन ने एक तरह के डेवलपमेंट में, तो लोगों ने इस बात को, अच्छा ब्रिटेन के ठीक ठाक लोग वहां सेटल करके थे, तो ढीला ढाला एक अच्छा खासा ब्रिटेन का न चाहते हुए भी दुनिया का एक बड़ा चौधरी है आज भी वो। कई देशों के, ठीक है ना, अभी भी अपना वो किंग के तौर पे उसको मानते हैं। कनाडा मानता है, ऑस्ट्रेलिया मानता है, न्यूजीलैंड मानता है ना, और भी ऐसे देश हैं, बहुत सारे ओवरसीज टेरिटरीज हैं उसके पास। आज भी कई क्षेत्रों के लिए कमिश्नर की नियुक्ति करता है, जैसे भारत में करता था ब्रिटेन। ठीक, तो वो दौर आज भी मौजूद है जिस दौर में हम लोग हैं, बट वो उतना प्रभावी नहीं है उस तरह की चीजें, तो इसलिए हमें, बाकी शासन के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी होती है वहां पे पूरी तरह से। ठीक है, तो ऐसा है सिस्टम। हमने एक बार ब्रिटेन का वर्चस्व प्रभाव देख लिया एशिया में भी, अफ्रीका भी देख ही लिया था हमने, अमेरिका भी देख ही लिया था। लगभग 120 देशों पे ब्रिटेन का नियंत्रण रहा है आज के हिसाब से देखा जाए तो, मोर देन 100 कंट्रीज। ठीक है,
तो एक अपने आप में इंटरेस्टिंग जानकारी है, चौंकाने वाली भी, कि भाई छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र, 100 से अधिक देशों पे शासन। हम तो अपनी तैयारी में ही परेशान रहते हैं खुद से। और एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र 100 से अधिक देशों पे शासन करके सिस्टम बना के, आज सभी देशों में उसी का बनाया हुआ सिस्टम चलता है, थोड़े चेंज के साथ। ठीक है, हम लोग बहुत छोटा मोटा काम कर रहे हैं, चाहे मैं हूं या आप हैं। घबराना नहीं है, कभी कभी ब्रिटेन से भी प्रेरणा लेनी है। 5-7 डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर नहीं रहे तो बेकार है जीवन, उसके लिए बनना पड़ेगा। सुन पा रहे हैं सभी लोग ना? कम से कम 4-5 डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टरशिप तो होना ही चाहिए ना, बेकार है फिर। खुद से संघर्ष कर रहे हैं, खुद से पढ़ने में, सीखने में, वो इतनी सारी परिस्थितियों में जा करके समझ के व्यवस्था बना के। ठीक है, और हम खुद घर में बैठ के पढ़ने में, आने जाने में संघर्ष, उतार चढ़ाव, चुनौतियां। मुझे लगता है बात ठीक पहुंच रही है इस बार, ये बात ठीक है ना? वैसे लिख लें आप फ्रांस। इस टॉपिक का ना सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यही है, नियंत्रण को समझना। ठीक, अब आप लिखें फ्रांस। अब यहां लिख लें आप, भारत में लिख लेंगे आप पांडिचेरी। कुछ कुछ क्षेत्र था इसके पास। अच्छा, जो अपना लक्षद्वीप के साथ मालदीव है ना, वो भी ब्रिटेन के पास ही था। ठीक, मालदीव भी ब्रिटेन के पास था एशिया में, है ना? पांडिचेरी हो गया आपका। ठीक है, लिखें आप इसमें पांडिचेरी के बाद लिख लें आप इसमें हिंद चीन। हिंद चीन में 3 देश लिख लेंगे आप, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। चाइना में लिख लेंगे आप, लिखेंगे आप हेनान एवं टोंकिन क्षेत्र। दक्षिणी चीन में हेनान एवं टोंकिन क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष प्रभाव। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सीरिया एवं लेबनान के संरक्षण की जिम्मेदारी। सीरिया एवं लेबनान के संरक्षण की जिम्मेदारी, ये तुर्की का क्षेत्र था ये भी। ठीक है, ये भी तुर्की का क्षेत्र था। तो आप देखेंगे 14 तक आते आते तुर्की से बाल्कन पूरा गायब हो गया था, और मध्य पूर्व भी पूरा गायब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ये 5 राष्ट्र बन जाएंगे फिर। इस तुर्की के पास था, ऑटोमन एम्पायर के पास। ये हो गया फ्रांस के पास कुछ, जिसकी हमने बात कर ली है ना। अब आप लिखें रूस के बाद, रूस के पास लिख लें आप, लिख लें आप मध्य एशियाई गणराज्य। मध्य एशियाई गणराज्य, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह जो हैं, ये रूस के पास था। इसी में लिखेंगे आप उत्तर पूर्वी चीन। उस समय उसको मंचूरिया कहा जाता था, आज भी कहते हैं। मंचूरियन एक डिश भी है। ठीक है, चाइनीज डिश, उत्तर पूर्वी चीन। ठीक है, इत्यादि कर दीजिए। जापान का लिख लें आप,
जापान ने चीन में एक फुकियेन करके इलाका है, फुकियेन, और 1910 में कोरिया, ये भी चीन के पास था उस समय, जापान ने चीन से ले लिया था। फुकियेन, कोरिया, जर्मनी के पास लिख लें आप, चाइना में जर्मनी ने भी लिया था शांतुंग और क्याओ चाओ। या नाम कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो देख लीजिएगा, है ना। शांतुंग, क्याओ चाओ या कुछ ऐसा ही नाम है, ठीक है। शांतुंग, क्याओ चाओ। चाइना का मैं जितना भी लिखवा रहा हूँ ना, ये सब अप्रत्यक्ष मैक्सिमम प्रभाव वाला इलाका है, जितना भी। ये हो गया आपका एशिया से संबंधित प्रमुख नियंत्रण। अच्छा, ब्रिटेन के बारे में एक और ध्यान रखने का, यमन और ओमान का नाम सुना है ना आपने? तो अदन, अदन एक पोर्ट था, वो ब्रिटेन, दक्षिणी जो यमन था वो ब्रिटेन के पास था। भारत से लग रहा था ना, बंदरगाह पोर्ट था वो, भारत से ही बॉम्बे का हिस्सा था, बॉम्बे से अदन पे शासन होता था, ठीक। वो भी भारत का हिस्सा था ब्रिटिश काल में, है ना। तो ऐसे करके सब इलाका ब्रिटेन के पास। तो ये किसका कहाँ नियंत्रण था? अब आप शीर्षक क्या दे देंगे, लिखें आप, चीनी तरबूज का बंटवारा या चीन का बंटवारा। कभी कभी ना कुछ लोकप्रिय शब्द हैं तो जानना चाहिए थोड़ा सा, है ना। जैसे तरबूज कहते हैं चीन को, मरीज कहते हैं एशिया का, है ना। ये सब लोकप्रिय शब्द हैं, कभी क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं। चीनी तरबूज का बंटवारा है, चीन को एशिया का मरीज कहते थे, है ना। बेसिकली क्या है, देखो अब आप देख ही रहे हो, जैसे चीन एक बड़ा है, कोरिया भी उसके पास है, मंगोलिया भी उसके पास था, रसिया ने छीन लिया था उससे, ठीक है। मंचूरिया, मतलब बड़ा इलाका है उसके पास, चीन के पास। अब यूरोपीय शक्तियों को पता है कि चीन में भी कच्चा माल और बाजार की खूब संभावनाएं हैं। चीन में राजतंत्र व्यवस्था थी और चीन यूरोपियन देशों को अलाउ नहीं करता था व्यापार करना। चाइना आप देखोगे तो अलाउ नहीं करता था, तो शुद्ध तरबूज की तरह गोल है वो चाइना जो है। और दक्षिण की तरफ ना कहीं पे कैंटन बंदरगाह है। यूरोपियन जितने भी व्यापारी थे उनको केवल एक ही बंदरगाह से व्यापार करने की अनुमति थी, बाकी किसी भी बंदरगाह से प्रवेश, संघाई से लेकर किसी भी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे, एक ही से। जब यूरोपियन देश उलझे हुए थे लोकतंत्र राष्ट्रवाद की समस्याओं में, तब ब्रिटेन ने यहां एंट्री मारी। अफीम के मुद्दे पे आपको याद होगा, भारत से अफीम का अवैध निर्यात किया जाता था। 1839-42 में चीन के साथ ब्रिटेन का पहला अफीम युद्ध होगा, अफीम के मुद्दे पे, क्योंकि अफीम को जब्त कर लिया था चीन ने और नष्ट कर दिया था। तो ब्रिटेन चीन को हराएगा और अफीम का सारा मुआवजा उससे लेगा। अफीम का सेवन ब्रिटेन में भी बैन था, चाइना में भी बैन था, बट ब्रिटेन ने कहा कि तुमने जब्त किया, तुमने नष्ट भी कर दिया, तो पैसा दो। हराने के बाद, उसके बाद ब्रिटेन क्या बोलेगा उसको, 5 अलग अलग बंदरगाहों पे, इसको ट्रीटी पोर्ट सिस्टम कहा जाता है वहां के इतिहास, वहां की भाषा में टीटीएस, बोलेगा 5 बंदरगाहों से व्यापार करेंगे हम, केवल एक से नहीं। अब शंघाई भी उसमें था, नंबर 1। नंबर 2, कुछ भी हो जाए तुम 5% से ज्यादा सीमा शुल्क नहीं लोगे, मैक्सिमम। सीमा शुल्क आगे बढ़ेगा तो म्यूचुअली बात करके हम लोग बढ़ाएंगे, और इन बंदरगाहों पे हमारे लोग अब रहेंगे, बसेंगे, ठीक, रह के व्यापार करेंगे। और इसी समय, इसी युद्ध के बाद जब संधि हुई थी 1842 में, एक तरफ फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था, दूसरी तरफ अफीम वॉर हुआ था, है ना। इसी में हांगकांग का द्वीप ब्रिटेन को पट्टे पे मिल गया था। तो चाइना को ओपन करने का पहला काम ब्रिटेन ने किया। ब्रिटेन ने क्या किया, ताकि उसका माल यहां भी बिके, बाजारों में जाए, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था उसका औद्योगिक क्रांति के कारण, और कम कीमत पे कच्चे माल, रेशम वगैरह उसको आसानी से यहाँ पे अब, चाय तो लेता ही था, चाय रेशम।
तो चीन ने अनुमति नहीं दे रखी थी, प्लस केवल चाय रेशम का व्यापार, चीन कुछ खरीदता नहीं था, व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में था। जैसे ब्रिटेन ने ओपन किया, इसके बाद अमेरिका ने दबाव, चूंकि प्रशांत सागर है इधर अमेरिका हो जाता है, अमेरिका ने दबाव बनाया। अमेरिका ने बोला इस सब सुविधाएं हमें भी चाहिए इन 5 बंदरगाह पे। अमेरिका को लगा कि प्रशांत सागर में नहीं पिछड़ना है। और उसके बाद अमेरिका ने यह भी एक एक्स्ट्रा अधिकार ले लिया कि हमारे नागरिकों पे मुकदमा चाइना में नहीं अमेरिका में ही चलेगा। ब्रिटेन ने कहा ये अधिकार हमें भी दो, बोला ले लो तुम भी। फिर अब ये सारा अधिकार आगे चल करके फ्रांस ने भी चीन से ले लिया। 70 के बाद जर्मनी और दूसरे देशों ने भी कहा हमें भी अधिकार दे दो। चीन की स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी, खराब हो गई, सबको अधिकार देता चला गया। क्या हुआ, कई देशों का चीन पे अप्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित हुआ है, किसी एक का गुलाम नहीं होगा वो, अधीन नहीं होगा वो। तो पहला फेज 1839 से लेके ऐसे चला 95 तक। सेकेंड फेज में क्या था, जापान इमर्ज कर रहा था। जापान पे भी पश्चिमी यूरोपीय देशों ने ऐसे ही असमान संधि शर्तें थोप दी थी। जापान ने शक्ति दिखाई, ताकत दिखाया और एक युद्ध में चीन को धो डाला 1894-95 में, जब उसकी संधि हुई। जापान को खासा राशि मुआवजे के रूप में चाहिए था, पैसा था नहीं। यूरोपियन देशों ने कहा चीन को हमसे पैसा ले लो, बदले में तुम अपना कुछ कुछ हिस्सा हमें दे दो, जहां हम रेलवे, बैंकिंग, माइनिंग। तो 1895 से 1900 के बीच में, यानी 9 साम्राज्यवादी चरण में, साम्राज्यवादी देशों ने चीन को अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया। इसी समय यह वर्ड यूज किया गया था, चीनी तरबूज का बंटवारा। ठीक, जितना एरिया लिखा है ना हमने आपको, अब वो सब एरिया अलग अलग, उस एरिया में क्या था, वहां वो बैंकिंग कर सकते हैं, रेलवे, ट्रांसपोर्ट का अलग मोड, माइनिंग दूसरा कोई नहीं करेगा, जिसको राइट मिला उसी को एक्सक्लूसिव राइट। कहने के लिए चीन में राजतंत्र है, बट उसके पास कोई अधिकार, ये अलग मॉडल है लूटने का। अफ्रीका में एक अलग मॉडल, चाइना में एक अलग मॉडल लूटने का, लूटना है बस। तो 9 साम्राज्यवादी चरण में चीन पे भी अच्छा खासा शिकंजा कसा गया। ऑब्वियस है चीन में भी प्रतिक्रिया होगी, वहां भी राष्ट्रीय आंदोलन होगा। ठीक है, हम फिलहाल तो साम्राज्यवाद देख रहे हैं, चीन का बंटवारा। क्योंकि जब जिसको चाहा कुछ ना कुछ सुविधाएं, अधिकार, जैसे तुर्की में कैसे छीन लेते थे, वैसे चाइना से छीन ले रहे हैं। अब जर्मन पादरी मारा गया तो जर्मनी ने बम गिरा दिया, एक दो सुविधाएं उसने ले ली। चीन का एक पादरी को पकड़ लिया, सॉरी फ्रांस के एक पादरी को, फ्रांस ने विरोध किया तो ब्रिटेन ने साथ दे दिया फ्रांस का। फिर यहाँ पे भी हाँ हाँ करो, लड़ो तुम, मैं हूं। दूसरा अफीम युद्ध हो गया 1854-56 में। एक सी समय क्रीमिया का युद्ध चल रहा है, संथाल विद्रोह चल रहा है, दूसरा अफीम युद्ध भी चल रहा है पैरेलल। ठीक, विश्व इतिहास में हम लोग वैसे तो बात करने का फ्रीडम होता है, मॉडर्न इंडिया में हम लोग बस जितना रहता है तो उसी पे बात कर रहे होते हैं। एक साथ कई मोर्चों पे लड़ रहा होता था ब्रिटेन, शौक से, मतलब कोई मजबूरी में नहीं। ठीक है, तो ये है चीन का बंटवारा कैसे हुआ, इसी को हम लोग, अच्छा बाद वाले फेज में जब चाइना को बांट लिया जाएगा, अमेरिका फिर री एंट्री लेगा, बोलेगा मैं भी हूं। तुम लोगों ने जो हिस्से बांट लिया है, वहां यह ध्यान रखना कि अमेरिकी वस्तुओं के साथ भेदभाव, उसने कहा हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा चाहिए। और उसने स्लोगन दिया ओपन डोर पॉलिसी, दरवाजे सबके लिए खुले रहे। ऐसा नहीं करना कि तुम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा एडवांटेज दो, बेचो, और हमारे पे तुम सीमा शुल्क लगा के हमें परेशान। तो बोला ये नहीं होगा। तो सबने अमेरिका को आश्वस्त कर दिया कागज पर लिखे कि नहीं, आपके साथ भेदभाव, आप भी आइए। इनको ये बहुत बुरा लगा कि सबने आपस में सहयोग करके हमें लूटा है। जब से मार्क्सवादी चीन बना 1949 के बाद, चीन बार बार कहता है हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, हमारे क्षेत्रों के साथ आपने इधर उधर तमाम समझौते, मैं किसी को कुछ भी नहीं मानने वाला हूं, सब मैं ताकत से सेटल करूंगा। तो चीन हमेशा अपना उपनिवेशवाद का एग्जाम्पल लेकर के विदेश नीति में आगे बढ़ता है। जब आप आईआर पढ़ेंगे तो ऑलवेज चीन का ये एंगल आएगा। ताइवान चीन का मसला अलग है, वो भी अभी आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, तो आज नहीं, अगले क्लास, आने वाले क्लास में।
अभी तुमने कहा था पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे बहुत सारे इश्यूज आपको समझ में आएंगे, कॉन्टेक्स्ट कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग समराइज वे में लिख लेते हैं, है ना। लिखें आप पहला पॉइंट। ठीक है, चीन में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। चीन में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसी में लिखें यूरोपीय देशों को केवल कैंटन बंदरगाह से केवल कैंटन बंदरगाह से व्यापार की अनुमति थी। ठीक है, केवल कैंटन बंदरगाह से व्यापार की अनुमति थी। इसी में लिखेंगे आप यूरोपीय व्यापारी चीन से चाय एवं रेशम खरीदते थे। चाय एवं रेशम खरीदते थे। रेशम खरीदते थे और व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में था। ठीक, अगला पॉइंट लिखें 19वीं सदी के पूर्वार्ध में मुख्यतः ब्रिटेन के द्वारा बाजार एवं कच्चे माल के उद्देश्य से बाजार एवं कच्चे माल के उद्देश्य से चीन में हस्तक्षेप किया गया। चीन में हस्तक्षेप किया गया। प्रथम अफीम युद्ध, ब्रैकेट में वर्ष लिखना हो तो लिख लीजिएगा 39 से 42, 1942। प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात चीन ने ब्रिटेन को 5 बंदरगाहों पर व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। 5 बंदरगाहों पर व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। ठीक है, 5 बंदरगाहों पर व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की तथा हांगकांग का द्वीप पट्टे पर दिया। हांगकांग का द्वीप पट्टे पर दिया, लीज पर दिया, मुआवजा वगैरह भी दिया था। अभी क्या हुआ, हमने बता ही दिया था, आपको समझा दिया था। यहां से अब ब्रिटिश वस्तुएं चीनी बाजारों में खूब जाने लगे, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। देखो इस समय औद्योगिक राष्ट्र भी केवल ब्रिटेन ही था जो अपने माल को वहां बेच सकता था। चाय रेशम वगैरह भी सब उसको ठीक ठाक मिलने लगा, पर्याप्त। रेशम कच्चा माल के रूप में काम आ रहा है, सीमा शुल्क उस पर कम हो गया है, तो प्रॉफिट तो उसका बढ़ गया इस युद्ध के बाद उसका। अगला पॉइंट लिखें लिखें कुछ वर्षों के पश्चात अमेरिका, फ्रांस इत्यादि देशों ने भी चीन से ये सुविधाएं प्राप्त की। अमेरिका, फ्रांस इत्यादि देशों ने भी चीन से ये सुविधाएं प्राप्त की
कुछ नहीं, बहुत नटखट बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। मैं बताऊंगा सही टाइम पे, ठीक है ना। भैया एक बार ना जरा मॉस्किटो का, मच्छर वगैरह है थोड़ा, ठीक है ना, एक बार कहिएगा जरा, और जो सिस्टम हो सकता है ना श्याम जी, ललित जी, ठीक जरूरी भी है एक बार। और पानी वानी का भी सब एक बार देख लीजिएगा, कहीं डेंगू वेंगी का कोई खतरा नहीं। पीछे ज़्यादा काटता है ना, ठीक है, पीछे वाले को आगे बुला लेते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं इस समय? हम लोग इस समय बात कर रहे हैं, ठीक है, कि चाइना में कैसे इंटरफेयर बढ़ता गया साम्राज्यवादी शक्तियों का। तो आपने क्या लिखा अगला पॉइंट, कि अमेरिका और फ्रांस ने भी सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली। ब्रैकेट में लिखेंगे आप इसमें, राज्य क्षेत्रातीत अधिकार भी, राज्य क्षेत्रातीत अधिकार, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट, है ना, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, राज्य क्षेत्रातीत अधिकार, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट, ठीक। हमने क्या बताया था इसका मतलब अभी आपको, जैसे मान लो अमेरिकी, फ्रांसीसी या ब्रिटिश कोई भी नागरिक हैं, है ना, यदि कुछ अपराध करते हुए पाए जाते हैं तो चीन में मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि उनके देश में मुकदमा चलेगा। देखो डायरेक्ट कोई इस तरह से क्वेश्चन आने की संभावना मैं नहीं देखता हूं, लेकिन जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं ना उसको कम शब्दों में आपकी कॉपी में रख दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। यदि क्वेश्चन आ भी गया तो आप कम से कम 6-7 पॉइंट्स में उसको प्रेजेंट करने की स्थिति में रहेंगे। ये पूरे चीनी साम्राज्यवाद का क्रक्स है ये, जो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि कुछ चीजें क्या होंगी ना, द्वितीय अफीम युद्ध के बाद भी कुछ सुविधाएं ऐड की जाएंगी फ्रांस के द्वारा, ठीक है। ये चला आपका 19वीं सदी में, ठीक। नेक्स्ट लिखें आप, अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें 1890 के दशक में, 1890 के दशक में, 1890 के दशक में जापान ने एक युद्ध में, जापान ने एक युद्ध में चीन को पराजित किया। ठीक है, चीन को पराजित किया। लिखें आप, जापान को मुआवजा देने के लिए, जापान को मुआवजा देने के लिए मुआवजा देने के लिए यूरोपीय देशों ने, यूरोपीय देशों ने चीन को एक बड़ी राशि कर्ज के रूप में दी। चीन को एक बड़ी राशि कर्ज के रूप में दी, और इसके एवज में, इसके एवज में, इसके बदले में, ठीक है, इसके बदले में चीन को यूरोपीय देशों ने प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया। ठीक है, प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया। ठीक है, अब यहां ब्रैकेट में लिख लें आप, प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत, प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत खनन, माइनिंग, खनन, बैंक, बैंक, रेलवे, बैंक, रेलवे इत्यादि का विशेषाधिकार, इत्यादि का विशेषाधिकार
राष्ट्र विशेष को दिया गया। विशेषाधिकार राष्ट्र विशेष को दिया गया। ठीक है, राष्ट्र विशेष को। जैसे मान लो ब्रिटेन को मिल गया यांगसी घाटी, ठीक, चाइना का नाम है, जैसे पीछे लिखवा दिया था हमने सारा नाम आपको। अब यांगसी घाटी वाले इलाके में उसके एक एरिया तय कर दिया गया और वहां पर बैंकिंग, माइनिंग, सबका राइट, एक्सक्लूसिव राइट, दूसरा कोई भी राष्ट्र, इवन चीन भी निवेश नहीं करेगा बिना उसकी अनुमति के। चाइना में खास तरह का साम्राज्यवाद है, प्रभाव क्षेत्र वाला साम्राज्यवाद। समझ में आ रही बात सभी को? चीनी तरबूज का बंटवारा इसी सेंस में यूज, ये भी नौ साम्राज्यवादी चरण में हो रहा है। ये 1900 तक 5 वर्षों में निपटा दिया इन लोगों ने। पैसा दिया और बदले में क्षेत्र लेकर के यहां हम, प्लस उस क्षेत्र में उस राष्ट्र की वस्तुओं को भी बेचने का विशेष अधिकार था उसके पास। तभी तो अमेरिका ने बाद में एंट्री मारी, भाई तुम ऐसे तो पूरे चीन में कब्जा कर लोगे, फिर हमारी वस्तुएं कहां बिकेंगी। तब उसने कहा सभी राष्ट्र हमें सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र का दर्जा दें। अब WTO जब पढ़ेंगे आप, MFN का कॉन्सेप्ट उसमें आएगा, मोस्ट फेवर्ड नेशंस का। अमेरिका ने कहा ओपन डोर पॉलिसी, दरवाजे को खुले रखिए। ठीक है भाई, हमारी वस्तुओं को भी आने के लिए इसमें स्पेस, जगह होना चाहिए। इन सब के बाद अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा सेकेंड राउंड में। प्रभाव क्षेत्र समझ में आ गया। जरूरत पड़े तो जिसका जहां नियंत्रण था वो नियंत्रण आप यहां बता सकते हो, दोबारा वहां से ला करके यहां पे क्लिक करके आप तो बता सकते हैं। अगला पॉइंट लिखें आप, देखिए अमेरिका ने ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति के माध्यम से अपने व्यावसायिक हितों को सुरक्षित रखा। अपने व्यावसायिक हितों को सुरक्षित रखा। ठीक, यानी अमेरिकी वस्तुओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, इसका मतलब हो गया। लिखना हो तो ब्रैकेट में ये भी लिख लीजिएगा आप, अमेरिकी वस्तुओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। अमेरिकी वस्तुओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, ये हो गया चीन में साम्राज्यवाद की कहानी। फिर चीन में जैसे राष्ट्रवाद भारत में उभरा, वैसे चाइना में भी उभरेगा। भारत में जैसे दो धाराएं थी, मार्क्सवादी और उदारवादी, यानी कांग्रेस और मार्क्सवादी। चीन में भी दो धाराएं होंगी, मार्क्सवादी और उदारवादी। पर चीन में मार्क्सवादी लीड कर जाएगा, भारत में मार्क्सवादी लीड नहीं कर पाया। जब हम आएंगे ना चाइना में राष्ट्रवाद, दो धाराएं वहां, मार्क्सवाद और एक सन्यात सेन कोमिंतांग, थोड़ा उसकी भी समझ देंगे जब हम बात करेंगे आगे हम आपसे। ठीक है, चाइना हो गया आपका। तो चीन को किस तरह से बंदरबांट किया गया, चाइना में रेजिस्टेंस भी होगा। जैसे टाइपिंग रिवोल्ट हुआ है 60 के दशक में, बॉक्सर रिवोल्ट हुआ है, सेल्फ स्टैंडिंग मूवमेंट हुआ है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो घटित होती नहीं है इस प्रोसेस में। ऐसा नहीं था कि एकदम आसानी से यूरोपियन ने कब्जा किया है, प्रभाव का विस्तार, बट किसी एक का नियंत्रण नहीं था। 1911 में चीन में अंदरूनी परिवर्तन होंगे, वहां पे लोगों का आक्रोश होगा, राजतंत्र को चीन में समाप्त कर दिया जाएगा। 1911 की एक क्रांति है चीन में, और फिर 1949 में फिर चीनी क्रांति होगी, जहां मार्क्सवादी सरकार आ जाएगी। तो दो क्रांति है चीन में, 11 की क्रांति और 49 की क्रांति। 11 की क्रांति का उतना प्रभाव नहीं रहेगा, 49 की क्रांति का प्रभाव तो हम आज भी देखते हैं, माओ से तुंग के नेतृत्व में होगा। ये सारी बातें जो मेन टाइमलाइन है, कॉपी में मैं लिखवाऊंगा आपको जब बात करूंगा आगे। तो बस थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे बता करके छोड़ा कि कभी आप कहीं पढ़ रहे हैं, एक NCERT में चाइना और जापान का केस स्टडीज दिया हुआ है 11th-12th वाले NCERT में, पीछे की चैप्टर में कहीं पे। एशिया की दो राष्ट्रों का तुलनात्मक अधिनियम, तुलनात्मक अध्ययन, कैसे गुलाम बनाया गया और कैसे उन दोनों ने चुनौती दी और आज क्या स्थिति है दोनों का। मुझे इतनी किताबें NCERT को किताब नंबर मुझे ध्यान नहीं रहता है, बट हमने एक बार स्टडी करी है उसको, दोनों मॉडल दिया हुआ है, जापान का मॉडल और चाइना का मॉडल।
कभी मौका मिले तो आप उसको पढ़ सकते हैं, कारण मैं बताता हूं उसका। ये पढ़ने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं कि आज इन दोनों राष्ट्र पे फिर नजर रखने वाली बात है, प्लस इनके साथ हमारे हित गहरे तौर पे जुड़े हुए हैं। इनके साथ हमारे हित, चाइना के राइट से हमारा भी तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है कि भाई हमें सावधान रहना है, हमें मजबूत रहना है सब। तो आप उसको कभी भी अध्ययन कर सकते हैं, जापानीज मॉडल, चाइनीज मॉडल। वैसे तो अभी जापान में आपको बता देता हूँ, ठीक। लिखें आप अगला। अभी हम लोग दो चीज़ों को और पढ़ने वाले हैं इसमें, एक जापान का एक आधुनिक शक्ति के रूप में उदय और अमेरिका का एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय। एक एक पेज में दोनों की समरी समझते हुए हम लिखेंगे। एक तो अभी करवा देता हूं मैं आपको, लिखें आप, जापान का आधुनिक शक्ति के रूप में उदय। जापान का, हाँ हेडिंग दे दीजिए, आधुनिक शक्ति के रूप में उदय। जापान द्वीपीय राष्ट्र है, सबको पता है ना थोड़ा बहुत। प्राकृतिक संसाधन बहुत नहीं है उसके पास, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है वो, ठीक। ठीक है, द्वीपीय राष्ट्र है, प्राकृतिक संसाधन बहुत नहीं है, मछली राइस वगैरह वहाँ का मेन डाइट है। जापान का भी, जैसे बंगाल का डाइट है, केरल का डाइट है, ठीक है। वैसे जापान का भी, तमिलनाडु का भी, जितने कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे राइस, भाई जो उसका टेम्परेचर होता है प्लस वो पानी वानी चाहिए होता है राइस की खेती के लिए, सब अनुकूल होता है। रेशम का अच्छा काम होता है जापान में, चाइना की तरह। बाकी कोई बहुत संसाधन वगैरह नहीं है। वहाँ के लोग, चूंकि परिस्थितियां कई बार साहसी बना देती हैं, वहाँ के लोग हिम्मती बहुत है, साहसी बहुत है। एक समय ऐसा आया जापान में जब राजा को कमजोर कर दिया गया, जापान भी सामंती व्यवस्था, सामंती जो समझाया था मैं आपको, और अलग अलग वहाँ पे भी, जैसे मतलब जो समाज के लोग थे, जैसे तोकुगावा करके था, उसका शासन था, राजा के बिहाफ में सारा शासन वही करता था। जैसे चाइना में यूरोपियन ने फोर्सफुल एंट्री मारी, वैसे जापान में भी यूरोपियन ने एंट्री मारी। जापान की शुरुआत ओपनिंग अमेरिका ने की। अमेरिका के एक नौसैनिक अधिकारी था कॉमोडर पेरी, 1853-54 में ने जापान पे दबाव बनाया। जो काम प्रथम अफीम युद्ध के बाद ब्रिटेन ने चाइना के साथ किया, वही काम अमेरिका ने धमका करके जापान के साथ किया। बस एक को एंट्री लेना होता था, ठीक। फिर वो लकड़बग्घे की तरह सब जो है, मतलब, है ना, हाइना को देखा है ना आपने जंगल में, बस एक पहुंच जाए वहां पे, ठीक है, हाइन करते हुए, फिर सब के सब वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक। सारी साम्राज्यवादी शक्तियां आगे कि हम पे भी समझौता करो, सबने ले लिया। सेम ट्रीटी पोर्ट सिस्टम का भी, इतना से ज़्यादा लोगे नहीं पैसा, जहाज रुकेंगे, लोग बसेंगे, हमारा माल जाएगा, बिकेगा, तुमसे कच्चा माल लेंगे हम, सब कुछ धमका करके। अब प्रतिक्रिया की बात होती है, ठीक है। जापान के लोग साहस स्वाभिमान ठीक ठाक था, उनको बुरा लगा। उनको दो मॉडल था, एक तो था अधीनता स्वीकार कर लेना, एक था कि नहीं चुनौती देनी है। तो समाज में से परिवर्तन हुआ, जिसका शासन था तोकुगावा का, उसको हटा करके अलग अलग जो महत्वपूर्ण परिवार थे, सत्सुमा, चोशु, इन सब ने व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किया और राजा को फिर से पावरफुल बनाया। मेजी नाम था उसका। 1867-68 में यह घटना जापान के इतिहास में मेजी रेस्टोरेशन के नाम से जानी जाती है, मेजी पुनर्स्थापना के नाम से। यानी पुरानी व्यवस्था समाप्त करके एक नई व्यवस्था, संविधान बनाया जाएगा, सामंती, देखते देखते 4-5 सालों के सामंती व्यवस्था समाप्त कर दिया जाएगा, एक जैसे कानून बनाए जाएंगे, एक तुरंत शिक्षा पे खूब ध्यान दिया जाएगा। जर्मनी प्रसा की तरह स्थल सेना और ब्रिटेन की तरह नौसेना का निर्माण किया जाएगा, ठीक। यूरोपीय देशों को आमंत्रित किया जाएगा कि हमारे यहाँ आप निवेश करिए, आप तमाम सुविधाएं दिया जाएगा। जापानी छात्रों को भेजा जाएगा यूरोपीय देश में पढ़ने के लिए, तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग, ताकि हम उद्योग को सस्टेन कर पाएँ। जापान में स्कूल कॉलेज बहुत तेजी सबसे ज़्यादा खोले जाएंगे, उस समय शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि लोग पढ़े लिखे, ताकि उसको सस्टेन कर पाएँ, हम निर्भर ना रहें। जापान में ये था कि हमें बहुत जल्दी चुनौती देनी है,
जापान 30, 20, 15 वर्षों में राजनीतिक रूप से और 25 वर्षों में आर्थिक रूप से भी बदल लेगा अपने आप को। 1895 तक उसको गिनती, 70 से 95, 25 वर्षों में उसकी गिनती एक मजबूत औद्योगिक राष्ट्र के रूप में और एक साम्राज्यवादी राष्ट्र के रूप में भी, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भी होना शुरू हो जाएगा। 25 वर्षों में, इतना कम समय में औद्योगिकरण यूरोप के किसी भी देश का, राज्य के द्वारा खूब पैसा लगाया जाएगा, महत्वपूर्ण व्यापारिक परिवारों को औद्योगिकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको नीति निर्माण में शामिल किया जाएगा। उनको जायबात्सु कहते थे। मित्सुबिशी जो एक बड़ी कंपनी है, उस समय के लीडिंग जायबात्सु फैमिली में एक था उस समय। ठीक है, काम काम की बातें सब मैं लिख पाऊंगा। तो राज्य पैसा लगाएगा, जायबात्सु को प्रमोट किया जाएगा, बाहर से तकनीक पूंजी मंगाया जाएगा, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, और जापान इकोनॉमिकली अपने आप को मॉडर्नाइज, इस तरह से जापान अपने आप को, तो रिस्पॉन्स चाइना में सब कुछ बड़ा था, बिखराव होता चला गया, जापान इस तरह से रिस्पॉन्स किया, उसको छोटा था, उसके अंदर इस तरह का भाव था, और अब था कि ताकत तो है लेकिन अभी भी जापान दबा हुआ है पश्चिमी देशों की संधियों से। जापान ने जब चाइना पे हमला किया और बताया कि देखो मैं ताकतवर हूँ, यूरोपीय देश एकदम से चौंक गए। और जब रसिया बहुत एक्टिव हो रहा था तो 1902 में ब्रिटेन और जापान के बीच बराबरी की संधि, ब्रिटेन पहला देश था, ब्रिटेन सोचा कि भाई इसकी प्रतिभा का हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटेन ने अपनी सारी असमान शर्तों को छोड़ दिया और बराबरी के स्तर पे हथियारों का व्यापार वगैरह भी शुरू हो गया। अच्छा, उसको लगा संभावना है, जापान में भूख है आगे बढ़ने की, खूब हथियार बेचना शुरू किया ब्रिटेन उसको, और उसी हथियार से 1905 में जापान ने रूस को धो डाला। जैसे रूस की धुलाई हुई 1905 के बाद, सभी यूरोपियन देशों ने अपना अपना अधिकार जापान पे, 30-35 वर्षों के भीतर जापान को अधीन बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई और जापान उससे बाहर निकल गया। ठीक, जापान का ये जो तरक्की था, मॉडर्नाइजेशन था, और उसका ये जो शक्ति प्रदर्शन था, ये सब यूरोपीय देशों को जो जो उपनिवेश थे उसको बहुत मोटिवेट किया, इवन हम लोगों को भी। जब जापान ऐसा कर सकता है, जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, गरम दल के नेता, हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो उनकी अपनी समझ थी। बट क्या होता है, जैसे हम जब समझते हैं तो समानांतर घटनाएं भी हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं। जापान आत्मनिर्भर बन के दिखा दिया अपने दम पे, तो यदि गरम दल पे इस तरह की बातें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं समानांतर उस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो भी एशिया में। ये धारणा भी कि भाई आप पिछड़े हैं, असभ्य हैं, आप शासन नहीं कर सकते, आप मजबूत नहीं हैं, जापान ने इस धारणा को भी तोड़ दिया, मजबूत भी है। चाइना और रूस दोनों को धो करके उसने बताया कि देखो मजबूत भी है। तो जापान ने ये सब विचार के स्तर पे, जापान का राइज ने बहुत मोटिवेट किया भारत के क्रांतिकारियों को, नेताओं को, विचार के स्तर पे। ठीक है, ये है जापान की समरी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान ब्रिटिश वाले गुट में होगा, अच्छा खासा सप्लाई करेगा। ब्रिटेन चूंकि उलझा रहेगा तो भारतीय बाजारों में जापानी वस्तुएं खूब आ जाएंगी। ठीक, ब्रिटेन में ये कहावत चल पड़ी थी उस समय, है ना, भाई ब्रिटिश गुड़ को जापानी चींटे खा रहे हैं। भारत को ब्रिटिश गुड़ कहा जाता था एक तरह से, उसको जापानी चींटे खा रहे हैं। जापानी जो है सस्ते कम पैसे पे चीजें पहुंच रही हैं भारतीय बाजारों में। बट वर्ल्ड वार के बाद चूंकि जापान का राइज अमेरिका को पसंद नहीं आएगा, जापान का राइज, ये जापान यहाँ जो राइज करेगा ये अमेरिका को पसंद नहीं आएगा। प्रशांत सागर में कोई बड़ी शक्ति नहीं होना चाहिए। फिर अमेरिका जापान को समय समय पर दबाना शुरू करेगा, महामंदी आएगी, जापान में परिस्थितियां विस्फोटक होंगी, सेना के हाथ में सत्ता आ जाएगी, उधर हिटलर, उधर मुसोलिनी, इधर तोजो। ठीक, ऐसे करके जापान एग्रेसिव हो जाएगा। बोले तुम्हें बताता हूँ, पर्ल हार्बर पे हमला करके अमेरिका से शुरुआत है। लो, ये सब वर्चस्व की लड़ाई है। हम जब अभी देखेंगे आगे, हम वर्चस्व की लड़ाई। फिर आपको पता ही है एंड होगा परमाणु बम से। अमेरिका के पास था कि जापान को कमजोर कर सकता था, और चूंकि मार्क्सवाद बहुत मजबूत हो रहा था तो अमेरिका को लगा कि ऐसे तो बहुत कमजोर पड़ जाएंगे हम लोग। तब अमेरिका ने साउथ कोरिया में भी लोकतंत्र को मजबूत किया, जापान में भी खूब निवेश किया, खर्च किया। क्योंकि दुनिया की व्यवस्था बनाए रखने में एक सच है कि अमेरिका का भी बहुत बड़ा योगदान है,
अब अमेरिका को हमेशा साम्राज्यवादी नज़रिए से या ऐसे देखते हैं हम, बट मैं देखता हूँ कि आज अमेरिका हट जाए कि जिसको जो फैसला करना है करो, तो अमेरिका को तो कुछ नहीं होगा, जो होगा आर्थिक नुकसान होगा उसको, बट दुनिया में फिर एक बार वो चंगेज खां वाला दौर आ जाएगा। ठीक है, मैं जितना समझ पाता हूँ इतिहास को, मानव को लगातार सभ्य बनाया जा रहा है, मानव स्वभाव से सभ्य नहीं है। ठीक है, मानव स्वभाव से कर दीजिए आपके 6 घंटे के लिए कोई भी अपराध करेगा, उस पर कोई कानून अपराध में मुकदमा हिंदुस्तान में कर दीजिए आप आदेश, फिर देखिए आप उसके बाद समझ में आ जाएगा कितने सभ्य हैं लोग, ऐसा नहीं है, बट रियलिटी बाहर आ जाएगी, रियलिटी चेक जो होता है। ठीक है, तो आगे वाला फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो जापान ऐसे करके राइज, तो जापान ने बहुत कम समय में चौंकाया, वर्ल्ड वार में परफॉर्म किया, सेकेंड वर्ल्ड वार में परफॉर्म किया, फिर जापान थोड़ा सा दबेगा 7-8-10 वर्षों के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, फिर अमेरिकी अम्ब्रेला में बहुत तेजी से इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में राइज करेगा। तो जापान तीसरी बार दुनिया को चौंकाएगा। पहली बार चौंकाया राउंड 1, दूसरी बार दोनों वर्ल्ड वार में, बताया हल्के में मत लेना, कमजोर पड़ गया, थर्ड टाइम इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में आएगा, सेना वेना सब भंग हो गई, अमेरिका सुरक्षा देगा उसको। जब अमेरिका पे दबाव काफ़ी बढ़ा और चाइना का बहुत तेज़ी से राइज हुआ, तब अमेरिका ने अपना दायित्व कम करना शुरू किया, और तमाम क्वाड वगैरह सब जो और सब जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं इस समय प्रशांत सागर क्षेत्र में, आप देखेंगे आप, तब जापान की रक्षा नीति फिर बदली है। जापान ने अब एक बजट बनाया है बड़ा सा, रक्षा पे खर्च करना, अनुसंधान। जापान का चेंज होना भी एक खतरे की घंटी मानी जाती है। बहुत कम समय में वो ऐसा ऐसा काम कर जाता है, क्योंकि पीछे क्या था कि जब जितने विवादास्पद द्वीप वगैरह हैं, चीन के फाइटर प्लेन कभी भी जापान की सीमा में जा करके बता करके ये मेरा है। दोनों वर्ल्ड वार में और वर्ल्ड वार से पहले जापान ने चीन का वाकई शोषण किया, दुर्व्यवहार किया जापानीज लोगों, चाइनीज लोगों के साथ। वहाँ बच्चों महिलाओं के साथ भी जापानी सेना ने बहुत दुर्व्यवहार किया। तो चीन का एक इमोशनल वो रहता है वहाँ पे, इसको मौका मिले तो बताना है। जापान फिर से तैयारी में जुटा हुआ है, लग गया है वो। ठीक है, ये शुभ संकेत दुनिया के लिए है भी और नहीं भी है, क्योंकि जापान जब जब मजबूत हुआ है तब तब खतरा। ठीक है, अपने संबंध तो बहुत अच्छे हैं बट वो ठीक नहीं है, इसलिए तो चाइना का जो एग्रेसिव, जैसे चाइना को भी ये बात समझना होगा कि हम एक जगह संतुलन रखेंगे, भरोसा पैदा करेंगे, तभी बात बनेगी। चाइना यदि संतुलन रखने की कोशिश करेगा तो अमेरिका ब्रिटेन कभी होने नहीं देंगे। जब तनाव नहीं होगा तो उनको पूछेगा कौन। तो अद्भुत है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, इसको समझ के भी आप सबको लगेगा कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। अद्भुत है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। ठीक है, मान लो एक बार के लिए सेटल हो गया भारत, चीन, जापान, इस सब एरिया में, तो सेटलमेंट में फिर अमेरिका का फायदा नहीं है ना। जापान, चाइना, भारत का राइज यानी एशिया का राइज, एशिया का राइज, यूरोप और नॉर्थ जिसको नाटो कहते हैं उसको पसंद, ये एक अलग थ्योरी है। इसी तरह की समझ आपको आईआर में पढ़ते, जैसे कैसे टॉपिक पढ़ते पढ़ते आगे तक चले आ रहे हैं हम लोग, बस सब बैकग्राउंड के रूप में आपको हेल्प करेगा अखबार पढ़ने में, टॉपिक को समझने में। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका का साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में राइज होगा। ठीक है, कल हम लोग दोनों को लिख लेंगे, है ना, और कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध पे भी। ध्यान है सभी को। कुछ बच्चों ने टाइम मांगा था आज मिलने के लिए, तो आपको यदि कुछ बातचीत करनी हो तो शाम 4:30 बजे आ जाइएगा, 5 बजे दूसरी क्लास होती है हमारी यहाँ पे, तब मैं आराम से बात कर लूँगा आपसे। लिखा है कुछ पर्सनल बात करनी है, ठीक है, आप आ जाइएगा उस समय, आप वेट कर लीजिएगा, 4:30 में मैं बात कर लूँगा, है ना।